प्यारे बच्चों, क्या हाल समाचार है सबके, कैसे हैं सब। स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा गरुणा सीरीज के आज के इस सेशन में, जिसमें हम डील करेंगे ग्रेविटेशन से। जी हां, आप सोच रहे होंगे सेशन तो लाइव होने वाला था। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अभी आज हो रही है तारीख 17 और अभी बज रहे हैं रात के 10:40। मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि कल जिस समय पे अपनी क्लास शेड्यूल्ड है उस वक्त यहाँ पे मेरे सोसाइटी में एक्चुअली पावर कट होने वाला है 4-5 घंटे का। वो मुझे अभी पता पड़ गया, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि ये सेशन कैंसिल ना हो और हमारी पढ़ाई जारी रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, करेंगे आपके लिए, कुछ भी करेंगे, बस आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो बस जैसे आप लाइव सेशन अटेंड करते हैं वैसे आप ये इसको भी लाइव ही मानिए और आपको बिल्कुल कैसी फील आने वाली है, लाइव वाली ही फील आने वाली है। सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि अभी तक के सारे सेशंस का आपने जैसे फायदा बढ़िया से उठाया है, इस सेशन में भी आप भरपूर फायदा उठाएंगे और रिवाइज करके आए होंगे ग्रेविटेशन को। तो शुरुआत करते हैं। और जी हां बिल्कुल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सेशन में अपने पास जेईई मेंस के सवाल ना हो। शुरुआत करते हैं अपने प्यारे एजर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड सवालों से। तो सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चों सवाल है, और अब तो आपके पास पूरी लिबर्टी की आप इसको पॉज भी कर सकते हो, है ना। चलो आप सबसे पहला सवाल, एजर्शन, व्हेन टू मासेस कम क्लोजर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है। दूसरा, टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो अब क्या है क्या नहीं है आप कर लो, पॉज कर लो और देख लो इसको, बताओ क्या आंसर आना चाहिए, सोचो क्या आंसर आएगा। क्या ये दोनों सही है, इनमें से गलत है, सही है तो रीजन सही है कि रीजन सही नहीं है, बताओ, पॉज करो, देखो, है ना। चलो देखते हैं इसको, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये दिखा मुझे, टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, यस ऑलवेज, 100%, बिल्कुल दो मासेस हमेशा खुद को अट्रैक्ट करते हैं। ये कह रहा है दो मासेस जब पास में आएंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दो मासेस के लिए मासेस है m1 और m2, और उनके बीच की जो बेटा डिस्टेंस है ना वो कितनी है, r है सर, डिस्टेंस r है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का टू मास सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, -gm1m2/r। हाँ जी, -gm1m2/r, याद है क्या? ये सर बिल्कुल याद है, -gm1m2/r। ध्यान से देखना, है ना। अब अगर ये पास आएंगे, क्या बोला, कम क्लोजर, तो ये डिस्टेंस कम होने वाला है। हाँ जी साहब, तो इसकी जो वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर कम होगा, मैथ्स, बेसिक मैथ्स है भाई, ये जो डिनोमिनेटर कम होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। मैं बात कर रहा हूं वैल्यू की, डिनोमिनेटर कम होगा तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा, आगे नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, जैसे -1, -2, -3, -4। अगर कोई चीज नेगेटिव में बढ़ती है तो बढ़ नहीं रही है, अल्टीमेटली वो डिक्रीज हो रही है, तो इट इज डिक्रीजिंग। आगे नेगेटिव लगा हुआ है ना, ये बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली बढ़ नहीं रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। हाँ जी साहब, डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीजेस, ठीक है साहब। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज ही होगी, यहाँ पे डिक्रीज बोला है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ भाई, अट्रैक्ट करते अच्छी बात है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमने बोला आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गई बात। सर ये बढ़ रहा है तो इंक्रीज आना चाहिए, बेटा नेगेटिव लगा हुआ ना आगे, इसलिए नेगेटिव में बढ़ना मतलब डिक्रीज होना। ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, डी आंसर आ गया। आगे चलते बेटा, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते। अगला सवाल है, इफ वी प्लॉट, सुनिएगा ध्यान से, अगला सवाल है, इफ वी प्लॉट पोटेंशियल वर्सेस एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना, पोटेंशियल वर्सेस एक्स ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस, देन फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 वेयर स्लोप ऑफ वीएक्स ग्राफ इज 0। ठीक है, पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, देन E बराबर -dv/dx। ग्रेविटेशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है। आप मुझे बतलाएंगे कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, बताएं। और दोनों सही तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है सर। देखेंगे इधर, पॉज कर लीजिए इसको। हाँ भाई देखो, सीधी बात, नो बकवास, ये तो एकदम सत्य वचन है, E बराबर -dv/dx होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमने पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सही है। हाँ बिल्कुल ट्रू है, तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। अब ये बोल रहा है तो क्या मैं इसको, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाने से पहले मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जो E बराबर -dv/dx है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, इज dv/dx इज स्लोप ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब स्लोप, इंटीग्रेशन मतलब एरिया, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, तो dv/dx मतलब स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ, स्लोप ऑफ v वर्सेस x ग्राफ, बिल्कुल साहब। तो अगर स्लोप कहीं 0 हो गई
v वर्सेस x ग्राफ की स्लोप जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी अगर मैं कहीं गलती से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दूं तो एकदम ऐसे सूली पे मत चढ़ा देना, समझ जाना कि सर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलना चाह रहे हैं, हो जाता है। खैर अगर ये स्लोप जीरो हो गई तो स्लोप जीरो होगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। तो एकदम सही बात है, अगर हमने v वर्सेस x का ग्राफ बनाया तो फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी जहां पे स्लोप जीरो होगी, देन फील्ड इज जीरो वेयर स्लोप इज जीरो, बिल्कुल सही बात है, जहां पे स्लोप जीरो वहां पे फील्ड भी जीरो, तो ये ट्रू है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि यहीं पे तो अपन ये जो है यहां से अपन रिलेट नहीं कर पा रहे इसको, यहां सर इज नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर आ गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि भाई हम इस पॉइंट को प्रूव कैसे कर पा रहे, इस फॉर्मूले से तो कर पा रहे। अच्छा हाँ सर सही है, सही बढ़िया, तो स्लोप जीरो हो गया तो वहां पे ए भी जीरो होने वाला है, बिल्कुल साहब बढ़िया, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्लेनेटरी मोशन में, बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो आप इस सेशन में क्या करो, जब कुछ पढ़ा ही नहीं तो सवाल पहले करते हैं कि पहले पढ़ाई करते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, है ना। तो आपने ग्रेविटेशन पढ़ा ही नहीं है, जाइए ग्रेविटेशन पढ़ के आइए, है ना। तो ग्रेविटेशन पढ़ के आए हैं तभी आप इन सवालों से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इन प्लेनेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सेंटर ऑफ सन रिमेन्स कांस्टेंट बट लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, पहली बात। दूसरा, नेट टॉर्क ऑन प्लेनेट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, नेट टॉर्क ऑन प्लेनेट एट एनी पॉइंट इज जीरो। प्लेनेटरी मोशन कैसा होता है, कुछ याद आया? अरे हाँ सर याद है, याद है, याद है। बताओ क्या आंसर आने वाला है इसका? हाँ भाई क्या आंसर आने वाला है, बतलाएं सभी लोग, बतलाएं सर। देख लू भाई मैंने रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया, पता चले कि 35 सवाल डिस्कस भी करा दिए और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ कुछ, और माइक की बैटरी भी चेक कर लो यार। हाँ जीवन में बड़े कष्ट हैं, ठीक है चलो ये उनमें से एक है। हाँ भाई ठीक है, तो यार प्लेनेटरी मोशन में मैं आपको याद दिलाऊं क्या, ये प्लेनेटरी मोशन है। और अरे हाँ सर ये मान लो एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, प्लेनेट्स तो एलिप्स में ही मूव करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सन हो गया, तो अगर आपको याद हो कि जो प्लेनेट होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो सन से ही पास हो रहा होता है, क्योंकि वो अरे भूल गए क्या, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, है ना। सन जो फोर्स लग रहा होता है प्लेनेट पे सन की वजह से, वो सन से ही तो पास होता है ना, ये जो फोर्स होता है। तो आपको याद होगा कि टॉर्क ऑन द प्लेनेट या टॉर्क ड्यू टू या टॉर्क ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेनेट ड्यू टू सन, वो सन से ही पास हो रहा है, तो सन के अबाउट ये टॉर्क जीरो है। सॉरी मैं कह रहा हूं कि इस फोर्स का टॉर्क, ये कौन सा फोर्स है जो प्लेनेट पे लग रहा है, किसके द्वारा, सन के द्वारा, और वो सन से ही पास हो रहा है, तो सन के अबाउट वो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि सन के अबाउट आप टॉर्क लोगे ना, तो ये फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। लेकिन वो टॉर्क जीरो हो रहा है सन के अबाउट, और किसी पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स सन से ही पास हो रहा है, तो टॉर्क इसका सन के अबाउट ही जीरो होगा। तो स्टेटमेंट दूसरा तो एकदम गलत है कि नेट टॉर्क ऑन प्लेनेट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो, फॉल्स, नहीं, नेट टॉर्क ऑन प्लेनेट इज जीरो ओनली अबाउट द सन, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, लेकिन इसकी वेलोसिटी बदलती रहती है, इसकी स्पीड बदलती रहती है, आपको याद होगा अगर आपने ढंग से पढ़ा। हाँ सर वेलोसिटी बदलती है, मैग्नीट्यूड भी बदलता है, वेलोसिटी का स्पीड भी बदलती है, सब बदलता है। तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता, लीनियर मोमेंटम इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे आंसर excuse me, in planetary motion angular momentum of planet about center of sun remains constant but linear momentum does not remain constant। एकदम ट्रू है, एकदम ट्रू है, सत्य वचन। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है लेकिन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। आ रही बात समझ में? हाँ साहब समझ में आ गई। ये किस पर बेस्ड है, ये केपलर लॉ पर बेस्ड है। सेकंड लॉ में केपलर आपने अगर क्लास में पढ़ा तो आपको याद होगा क्या चीज कांस्टेंट होती क्या नहीं होती। दो चीजें कांस्टेंट रहती है साहब बस, क्या, टोटल एनर्जी और दूसरा एंगुलर मोमेंटम, बाकी सब बदलता है। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम सब बदलता है, सब पढ़ा है क्लास में, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये हो गया फॉल्स। आगे चले आगे चले, अगला सवाल देखो कितना बढ़िया रिवीजन हो रहा है। अगला
ये अच्छा सवाल है, काबिले तारीफ सवाल है। और बच्चा इस सवाल को पढ़ के ऐसे सोचता है बोलना क्या चाह रहा है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो। कह रहा ऑन सैटेलाइट वी फील वेटलेसनेस, मून इज ऑल्सो अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ बट वी डू नॉट फील वेटलेसनेस ऑन मून। सेकेंड है मास ऑफ मून इज कंसिडरेबल। इसको 100% आप अपने नोट्स में लिखना, मैं आपको बता रहा हूं। और कभी भी हो सकता है इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बना दे इसको, है ना। तो इसके पीछे की साइंस को जानना भी जरूरी है बहुत ज्यादा। आप मुझे बताएं एक बार इस सवाल को पढ़ के कि आपको क्या लग रहा है, इस सवाल के बारे में आपका क्या ख्याल है, इस सवाल के बारे में आपका क्या ख्याल है ना। ठीक है, यस सर। अब देखो वो एक आपको अभी रिसेंट अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो क्या नाम है उनका, बुच विल्मर और सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लास्ट 9-10 महीने से अटके हुए थे, फंसे हुए थे, क्योंकि उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे। वापस आने का जो रेस्क्यू मिशन था वो बहुत टाइम से डिले हो रहा था। अभी रिसेंटली शायद 2-3 दिन पहले ही वो अभियान पूरा हुआ है और अब वो पृथ्वी पे वापस आएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, एक सैटेलाइट जैसा ही है जो पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो आपने जितने भी एस्ट्रोनॉट्स के वीडियो देखे होंगे कि वो स्पेस में वो स्पेस सूट निकाल सकते हैं अपना, किसमें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना स्पेस सूट निकाल सकते हैं। वहां पे ऑक्सीजन भी रहती है, वहां पे फेक प्रेशर भी बनाया जाता है ताकि वो उनको एकदम पृथ्वी जैसा ही फील हो। हाँ, बस वो वेटलेसनेस महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनपे नॉर्मल नहीं लग रहा होता है, वो वेटलेसनेस महसूस करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि पानी भी जो पीते हैं वो ड्रॉपलेट्स जैसी होती है, हर चीज उड़ रही होती है हवा में, वो भी उड़ रहे होते हैं। हाँ, उनको स्पेस सूट, अंदर स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे एकदम ऐसा प्रेशर, फेक प्रेशर बना के रखा जाता है, ऑक्सीजन वगैरह भी सब रहती है स्पेस स्टेशन के अंदर, लेकिन फिर भी वो हवा में तैरते रहते हैं, है ना। देख के बड़ा अच्छा सा लगता है वेटलेसनेस के कारण। लेकिन सर मून पे जब एस्ट्रोनॉट्स गए थे, मून पे जब उन्होंने लैंड किया था, तब वहां पे वो हल्का महसूस कर रहे थे, लेकिन वेटलेसनेस नहीं था कि हवा में उड़ रहे हैं। क्यों? रीजन मैं आपको बताता हूं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन कुछ होगा, कुछ 1000 टन होगा, लेकिन मून तो बहुत बड़ा, मून का बहुत ज्यादा वजन है। तो ये बोल रहा है कि सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस महसूस होता है, लेकिन मून भी एक सैटेलाइट है, लेकिन मून पर वेटलेसनेस महसूस नहीं होता। रीजन पता है क्या? मून बहुत बड़ा है, मून का खुद का मास है, तो मून अपने मास की वजह से भी ना एस्ट्रोनॉट्स पे किसी भी चीज पे क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसकी वजह से मून बीइंग अ सैटेलाइट वहां पे वेटलेसनेस महसूस नहीं होता। तो ये ट्रू है कि मून एक सैटेलाइट है, लेकिन वहां पे वेटलेसनेस महसूस नहीं होता। और ये भी ट्रू है कि मास ऑफ कंसिडरेबल मतलब अच्छा खासा मास है, और इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। मून का मास बहुत ज्यादा है। अरे सैटेलाइट होगी, चलो मान लो सैटेलाइट 1000 टन की होगी, तो 1000 टन का मास हमारे ऊपर इतना कोई बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगाएगा, लेकिन भैया उसका तो खरबों 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 किलो वजन होगा मून का, चंद्रमा का। वो तो भाई किसी भी चीज पे वहां पे आप जाओगे तो आप पे बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन पुल लगेगा, इसीलिए वहां पे चंद्रमा बीइंग अ नेचुरल सैटेलाइट हम पे वेटलेसनेस हम महसूस नहीं करेंगे, और इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से फील आई होगी, और फील आई हो तो लिखना क्वेश्चन 4 में फील आ गई, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, डन। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी को इसमें बढ़िया से टकाटक फील आई होगी बेटा। हाँ, फील आई तो प्लीज लिखना। अगले सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल कहता है कि if the radius of earth is decreased keeping its mass constant, effective value of g may increase or decrease at pole। कह रहे हैं अगर रेडियस घटा दोगे, मास उतना ही रखे, तो पोल पे g की वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है, ऐसा कह रहा है। अब इनमें से एक ही चीज होनी चाहिए ना, वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय स्मॉल g इक्वल्स टू gm/r²। क्या लगता है क्या है सही जवाब इसका? क्या लगता है क्या है सही जवाब इसका दोस्तों, मित्रों? बताइए 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 बताइए। देखो भाई ये तो एकदम ट्रू है, gm/r², लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। क्यों? अरे यार स्मॉल g की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे पोल हो चाहे कहीं हो, इक्वेटर हो, मास अगर आप कांस्टेंट रखते हो, खुद ही करा ना, मास कांस्टेंट रखते हुए पृथ्वी का रेडियस छोटा कर दें, तो भाई g की वैल्यू, ये डिनोमिनेटर कम हो रहा है, g की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो ये क्या बदतमीजी है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी में इंक्रीज और डिक्रीज। अरे भाई इंक्रीज होगी ना, में डिक्रीज कैसे? तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड ट्रू। ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, है ना, मतलब समझ गए ना, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है दोस्त, देख लो भाई। हाँ सर तो बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। पिछले वाले सवाल को जरूर से नोट्स में लिख लेना। चले आगे। देखो यार, अगर अभी आप एग्जाम देने वाले हो मई में, 4 मई को नीट का एग्जाम देने वाले, तो नोट्स में कुछ मत लिखना। हाँ, इससे सीख जरूर ले लेना, नोट्स में अभी लिखने की जरूरत नहीं, इसी से सीख ले लेना। अभी तो आप कोशिश करिए, जिन जो अभी 4 मई को नीट का एग्जाम जो बच्चे देने वाले 4 मई को है ना,
तो जो बच्चे अभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो 12th जिनके बोर्ड्स अभी खत्म हुए हैं, तो वो लोग क्या करें, मॉक टेस्ट दें खूब सारे, उनको नोट्स वोट्स में ये वाले क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं वो जरूर से इनको नोट्स में लिखें, और जो अभी 2025 में ही एग्जाम देने वाले नीट का, वो इनसे सबक लें और इस तरीके के सवालों को अपने सीधे दिमाग में ही बसा लें। ठीक है, ओके साहब, बढ़िया, थैंक यू सर। आगे चलो, मैं कहा भाई थैंक यू मत बोलो, धन्यवाद बोलो। अगला है द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवीनिंग मीडियम। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी है सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द स्पेस। आप मुझे बतलाओ कि क्या होने वाला है, आप मुझे बतलाओ क्या होने वाला है। हाँ भाई, आप मुझे बतलाओ यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है, बताओ, सोच लिया आपने। हाँ सर, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरवीनिंग मीडियम, मतलब कोई भी दो मासेस के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उनके बीच में मौजूद मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। सही बात है, एकदम ट्रू है। और ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ जी हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द स्पेस, तभी तो इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल क्यों बोला है कि पूरे ब्रह्मांड में इसकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे पानी में जाओ, चाहे कहीं, चाहे वैक्यूम में जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसलिए बोला कि हर जगह एक जैसा है। और ये फोर्स कितना होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस। फोर्स कितना होता है, gm1m2/r²। भाई आप मीडियम की बात कर रहे हो ना, तो m1 m2, और ये काट नहीं रहा मैं कह रहा हूं भाई ये चीजें तो कांस्टेंट है ना, m1 m2/r² तो कांस्टेंट है, और ये जो g की वैल्यू है ये भी हर जगह कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे चाहे मीडियम चेंज हो जाए, g चेंज होता नहीं है। इसीलिए तो दो मासेस के बीच का जो फोर्स है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कैपिटल जी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो अपने पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये देख लो, ये हो गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, क्योंकि जी की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी, इसीलिए मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है फोर्स। एकदम सही है, करेक्टली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है लाडलो? यस सर, चलते हैं आगे। पॉज करने की आपके पास पूरी लिबर्टी है। अगला सवाल है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मास, या इंडिपेंडेंट फ्रॉम की जगह आना चाहिए ऑफ, कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। दूसरा कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट, द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट। अब आप मुझे बताएंगे क्या आपको सही लगता है इसका आंसर, क्या आपको सही लगता है बच्चों इसका आंसर बतलाएंगे आप। ठीक है, चलो साहब, बहुत बढ़िया। देखो भाई, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास 100%। ये जो जी की वैल्यू होती है ये मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है। मान लो ये इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप में से कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप में से कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, तो मान लो आप में से कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो मैंने उसको उछाल दिया हवा में, तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, किसी भी चीज की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लेनेट के मास पे डिपेंड करती, प्लेनेट की बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे 1 किलो की बॉडी हो, फ्रीली फॉल कर रही हो, या 1 टन की बॉडी हो, या 1 क्विंटल की बॉडी हो, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करेगी उस बॉडी के, है ना। तो ये तो एकदम ट्रू है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। और ये भी ट्रू है, वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लेनेट, यस। लेकिन इसको करेक्टली थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है भाई, वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रही, प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रही, लेकिन इसको करेक्टली थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है? देख लें इसको, देख लीजिए इसको। ठीक है, चलो सर, बढ़िया, आगे चलते। अगला सवाल है, अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 एवरीवेयर इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। कुछ याद आया? ठीक है, द नेट फोर्स, मैं सिर्फ स्टेटमेंट ना पहले पढ़ देता हूं ताकि आपका मजा खराब ना हो, आपका सस्पेंस खराब ना हो, आप खुद से सोचें उसके बारे में, क्योंकि मैं साथ के साथ पढ़ते पढ़ते समझाते चलूंगा तो गलत है। मैं आपको टाइम देता हूं, फिर जब मैं समझाने पे आता हूं तब मैं उसकी पूरी एबीसीडी समझाता हूं। ठीक है, द नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट मास इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल इज 0 एवरीवेयर। ठीक है, चलो भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। अगर आपको याद हो बच्चों, अगर आपको याद हो, शेल मतलब खोखला, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर के अंदर हर जगह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। सत्य है, ट्रू। ये कह रहा था नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट मास
इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल इज जीरो एवरीवेयर। यस, आपने मान लो कैपिटल एम, इसके अंदर आपने कोई भी पॉइंट मास रख दिया, कोई भी पॉइंट मास रख दिया है ना, कोई भी पॉइंट मास रख दिया, मान लो स्मॉल एम, इस पे नेट फोर्स जीरो लगेगा क्योंकि अंदर कोई मास मौजूद नहीं है। हाँ जी, तो ये भी ट्रू है। और इसको करेक्टली एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, मैं आपको बताता हूं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, मैं आपको बताता हूं। Gravitational field intensity is defined as a force by mass, force per unit mass, force per unit mass। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, न्यूटन पर केजी आ जाता है। मालूम है क्या आपको? हाँ साहब, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना, नेट फोर्स जीरो है, अगर नेट फोर्स ही जीरो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो होना लाजमी है। यस सर, इसीलिए ये दोनों ट्रू हैं और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो आंसर क्या आ गया? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेट फोर्स अंदर जीरो है क्योंकि अंदर खोखलापन है, अंदर कोई मास नहीं है, तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया है फोर्स बाय मास, फोर्स जीरो है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और इसको करेक्टली एक्सप्लेनेशन भी करता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है साहब, लेट्स मूव अहेड, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है अगला स्टेटमेंट, मतलब अगले सवाल का पहला स्टेटमेंट, एजर्शन ए, द स्पीड ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम एट पेरिलियन। अब जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा उसको सब पता है पेरिलियन क्या होता है, एफिलियन क्या होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सेंटर इज कंजर्व्ड। चलिए बताइए फटाफट से कि यार यहां पे गुरुदेव आंसर क्या आना चाहिए। मैं हट गया साइड में, बताओ। बोलो राजा बाबू, बताओ। स्पीड ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम एट पेरिलियन, आया आंसर? सर आपने क्लास में ट्रिक सिखाई थी, एफिलियन और पेरिलियन में, एफिलियन और पेरिलियन में कभी कभी डाउट हो जाए, भूल जाए कौन पास वाला है कौन दूर वाला है, तो याद रखें पी से पास एंड पी से पेरिलियन, पी से पास एंड पी से पेरिलियन। हाँ, तो जब प्लैनेट पेरिलियन पे मतलब सबसे पास है तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ट्रू है। और एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का सन के अबाउट तो कंजर्व होता है, ये भी ट्रू है। और क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? यस। अगर आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमने ये डायग्राम ऑलरेडी बनाया था, ये देखो, इसको वापस से मैं कॉपी करता हूं और इसको यहाँ पे लेके चलता हूं। कहां गया जी, कहां गया, ये रहा। तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो पेरिलियन वाला जो पॉइंट है वो सबसे पास है ना, ये हो गया पेरिलियन वाला पॉइंट, ये देखो पेरिलियन वाला पॉइंट, ये हो गया एफिलियन, है ना। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और ये जो पॉइंट है सबसे दूर वाला, यहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो ये तो हो गया आपके पास आर मिनिमम, मालूम है ना? यस सर, आर मिनिमम है तो वी मैक्सिमम है। तो सर वो करेक्टली एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड लॉ के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है। यस सर, एंगुलर मोमेंटम मतलब एम वी आर बराबर कॉन्स्टेंट। यस सर, अब मास तो कांस्टेंट होता है, ये तो वी आर कांस्टेंट हो गया। यस सर, तो वी आर अगर कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस जहां पे सबसे कम, पेरिलियन मतलब पास, डिस्टेंस सबसे कम, वहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो ये जो हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि आर सबसे कम है तो वी सबसे ज्यादा है, वो किस बदौलत कर पा रहे हैं? इस बदौलत, यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट के बदौलत। यस सर, तो इसीलिए इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझे, बूझे? हाँ सर, ये कैसे हम बोल पा रहे हैं, और ये हमने रटा भी नहीं था, ये तो हमने पूरा प्रूव किया था ना कि एल कांस्टेंट है। ये हमने रटा थोड़ी कि भाई आर सबसे कम है तो वी सबसे ज्यादा, नहीं भाई, पूरा बकायदा पता है अपने को। सेकंड लॉ बोलता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, उसके बेस उसी पर आधारित है सेकंड लॉ केपलर का, एमवीआर कांस्टेंट है। ये कहां से आ रहा है? यहीं से तो आ रहा है, इसीलिए इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ना। ये आर मिनिमम है, अच्छा हाँ सर याद आ गया, आर मैक्सिमम है, ये वी मिनिमम है, याद आ गया गुरुदेव, बिल्कुल। चलो फिर आगे चलते, चलो फिर आगे चलते, डन है? चलो लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सवालों की कोई कमी नहीं है भाई, बढ़िया बढ़िया सवाल है। ड्यूरिंग, और मजा आए तो प्लीज लिखिएगा, क्योंकि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। मजा आया तो अप्रिशिएट कर दीजिए, अच्छा लगता है। ड्यूरिंग ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द ऑर्बिट। ओके, प्लैनेट इज, it's not resolving, it's revolving. Planet is revolving around the sun in elliptical orbit. मैं आपको समय देता हूं 2 मिनट का, आराम से आप सोचो, मैं आपको समय देता हूं, आराम से आप बेटा सोचो कि यहां पे क्या सही होगा, क्या सही है क्या गलत है, सही है तो एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है ना, वो सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। आज भी वही अपने पास 35 क्वेश्चन है। देखो भाई,
सबसे पहले सर ये चीज तो प्लेनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये तो सही है सर, ये तो सर सही है, ट्रू है सर। वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करती है तो हमें पता है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है। क्यों? सर्कुलर पाथ की अगर अपन बात करें, सर्कुलर पाथ, हाँ सर, सर्कुलर पाथ और एलिप्टिकल पाथ में ही तो फर्क है, ये सर्कुल हो गया और ये एलिप्स हो गया, है ना। यहाँ पे तो हमको पता है कि सर जैसे कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ में तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर है ना। हाँ सर, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर, तो सर्कुलर पाथ में वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है। हाँ सर, बात तो सही है, ठीक है। ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है दोस्त, और ये हो गया इसकी वेलोसिटी और यहीं पे हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे ये हमेशा 90 होता है। तो यहां पे सर्कुलर पाथ में तो हम बोल देते धड़ल्ले से क्या कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है ना। लेकिन यहां पे एलिप्स में ऐसा नहीं होगा, एलिप्स में ऐसा नहीं होगा। क्यों? ये हो गया सन, सिर्फ दो ही जगह पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहां पे ये प्लेनेट है, तो अब समझना, भावनाओं को समझो, ये प्लेनेट है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल मतलब कि एक तरीके से हम सन को ही तो सेंटर पे मानते हैं, सेंटर मतलब ये वाला सेंटर नहीं, प्लेनेट सन के अराउंड घूमता ना। तो आपका कहना है सही है सर, एलिप्स में कैसा सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे मैं समझ गया, लेकिन वो इसी फोर्स के बारे में बोल रहा है, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहा है कि इसकी वजह से, एक ही तो फोर्स, और कौन सा फोर्स है, इसकी वजह से वर्क डन हमेशा जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? और वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट तो होगा इसके टेंजेंशियल। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है क्या? नहीं, वर्क डन होता है एफ डॉट एस, वर्क डन होता है एफ डॉट एस। तो भाई जहां पे जैसे सर्किल में तो हर जगह 90 ही 90 है, हर जगह 90 ही 90, लेकिन यहाँ पे हर जगह 90 नहीं, ये 90 थोड़ी, थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90। 90 तो सिर्फ कहाँ होगा मैं बताऊं आपको, 90 सिर्फ यहाँ होगा, इधर 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 इधर, तो दो पोजीशंस पर ही 90 है, वहीं पे वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो, बाकी हर पोजीशन पे थोड़ा ही 90 है। तो वर्क डन बाय, इसको सेंट्रीपिटल बोला है, भावना को समझो, इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क हर पॉइंट पे जीरो नहीं है, क्योंकि एंगल हमेशा 90 नहीं। तो ये भी ट्रू है। रीजन क्यों इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, देखो दोनों ट्रू है, लेकिन क्या इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये जीरो क्यों नहीं हर पॉइंट पे, क्योंकि बेटा वो एलिप्टिकल पाथ है इसीलिए। तो जी हाँ, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आ रही बात समझ में? सर बात समझ में आ गई, बात तो समझ में आ गई। इसको करेक्टली एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हर जगह जीरो होता है, एलिप्टिकल में मूव कर रहा है इसीलिए हर जगह जीरो नहीं है, इसीलिए इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। फील आई? क्वेश्चन नंबर 10 में फील आई जरूर से लिखेगा, गुरुजी फील आ गई, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। चलें यार आगे, हाँ सर आगे चलते हैं। देखो यार, देखो भाई, फील्ड क्रिएटेड बाय द पॉइंट मास इन इट्स सराउंडिंग इज नॉट, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल कई बार तो बच्चा सोचता है पूछना क्या चाह रहा है इसमें। फील्ड क्रिएटेड बाय पॉइंट मास इन इट्स सराउंडिंग इज नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म है, सिंस द फील्ड इज g कैपिटल M by r square and it is dependent on small r, hence it is not नॉन यूनिफॉर्म। चलिए अब आप मुझे बताएं कि क्या इसका सही जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या इसका सही जवाब होना चाहिए, प्लीज मुझे बताएं फटाफट से। देखो भाई, आपको पता है क्या कि एक पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न होती है वो कैसी होती है पता है आपको? पॉइंट मास है तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होंगी, क्या तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती हैं वो इसकी तरफ आती हुई इस प्रकार से होती है। अगर ये एक पॉइंट मास है तो ये ग्रेविटेशन फील्ड लाइन से इसी की तरफ आ रही है। अब आप अगर ध्यान से देखें, ये एक पॉइंट मास है, ये ग्रेविटेशन फील्ड लाइन से ये इसी की तरफ है, इसी की तरफ आ रही है ना, रेडियली इनवर्ड इसको हम बोलते हैं। अगर आप जानना चाहो इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड, है ना। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेडियली इनवर्ड। अब सुनना, अब आप एक चीज देखो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वो यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि
इसको बहुत अच्छे से समझाया जाता है, समझा जाता है इस कंसेप्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जी हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम एक के साथ एक फ्री जैसे चैप्टर्स हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पे देख के पता लगा सके कि नॉन यूनिफॉर्म, देखो जो इनके बीच की स्पेसिंग है, देखो यहाँ पे स्पेसिंग कैसी बहुत ज्यादा है, फिर स्पेसिंग कम है, फिर और कम हो रही है, तो ये स्पेसिंग इनके बीच की घटती जा रही है। इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो ये तो सही है, ट्रू हो गया। और रीजन क्या है कि मैं आपको बताऊं, तो रीजन ये है कि यार जो इसका जो फॉर्मूला होगा, किसी भी पॉइंट मास की वजह से, कोई भी पॉइंट मास है उसको स्मॉल एम बोल लो, यहाँ पे स्मॉल एम बोल लो, कैपिटल एम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये यहाँ पे स्मॉल एम हो कैपिटल एम हो डजंट मैटर, यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं, तो आप इसको स्मॉल एम मान सकते हो, gm/r²। अब आप एक चीज देखो कि आर जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, यानी पॉइंट मास से जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो, ये कमजोर होती जा रही। जैसे जैसे आप पॉइंट मास से दूर जाते जा रहे हो, वैसे वैसे ये दूर जाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही। तो यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म मतलब सब जगह एक जैसी, यूनिफॉर्म का देखो 1 मीटर पे कुछ और है, 2 मीटर पे कुछ और है, 3 मीटर पे कुछ और है। देखो अब दूर जाते जाओ, स्पेसिंग बढ़ती जा रही है इनके बीच की, यस सर, कमजोर पड़ती जा रही है, इनफाइनाइट चले जाओगे तो जीरो हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले से ही तो समझ में आ रहा है हमको कि हाँ सर, इसका जो डिपेंडेंस है आर के साथ, यही प्रूव कर दे रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और ये ही इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ना। समझ में आ गई बात? ये रीजन जो है इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि आर के साथ डिपेंडेंस देखो, ये नॉन यूनिफॉर्मिटी बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चाहे इसको नोट्स में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चले आगे, लाड लो। यस सर, आगे चलते हैं, अगला सवाल हाजिर हो, क्वेश्चन नंबर 12। अरे मैच द कॉलम भी है, ऐसे थोड़ी मैच द कॉलम के बिना कैसे काम चलेगा, मैच द कॉलम भी है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर में आपके लिए प्यारे बच्चों मैच द कॉलम लेके आए। ठीक है, हाँ भाई, गैस, ओ भाई साहब एकदम मम्मी, कितना प्यारा सवाल है, इसको भी नोट्स में लिखना और इसके पीछे की भी साइंस को जानेंगे। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। बोला जा रहा है गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द मून escape its gravity more easily than on earth। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, the moon has no atmosphere due to its low escape speed। अब आप मुझे बताओ बेटा कि यहां पे क्या सही जवाब होना चाहिए, आप मुझे बताओ कि यहां पे बेटा क्या सही जवाब होना चाहिए। ठीक है भाई, बोलो भाई, क्या लगता है आपको बेटा, क्या लगता है? देखो यार, मैं आपको बताता हूं, पॉज कर लो, इसको सोच लो, इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूं। ठीक है, सुनो, यूजुअली एटमॉस्फेयर में हम गैसेस की स्पीड को सबसे बढ़िया तरीके से समझते हैं आरएमएस वेलोसिटी से। कैसे समझते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से बढ़िया से हम उसको समझते हैं। और हम ये जानते हैं कि मान लो अभी आपको एटमॉस्फेयर दिख नहीं रहा, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडम तरीके से मूव कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से, आरएमएस वेलोसिटी से, है ना सर? हाँ बिल्कुल सही, आरएमएस वेलोसिटी से ही अपन देखते हैं यूजुअली। ठीक है, √3RT/m। अगर किसी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, मान लो किसी प्लैनेट पे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी पर्टिकुलर गैस के लिए जो आरएमएस वेलोसिटी है वो उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा है, तो होगा क्या, वो गैस वहां पे उस प्लैनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा आरएमएस, तो वो एस्केप कर जाएगा। तो उस प्लैनेट पे चाह के भी आप कोई एटमॉस्फेयर नहीं रख सकते। तो मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, आपको पता होगा। रीजन क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर गैस की आरएमएस स्पीड आप निकाले किसी उस मून के पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी पर्टिकुलर मोलर मास के लिए, तो आप पाएंगे कि जो मून की एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, वो मालूम है कितनी है? 2.38 मीटर पर सेकेंड। जैसे अर्थ के लिए कितनी है, मीटर पर सेकेंड बोल रहा हूं, सॉरी, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 2.38 किलोमीटर, ये मून की बात कर रहा हूं। और अर्थ के लिए कितनी है? अर्थ के लिए कितनी है? 11.2। अर्थ के लिए कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, नॉट मीटर पर सेकेंड बट किलोमीटर पर सेकेंड। यस सर। तो मून पे आप आरएमएस वेलोसिटी निकालो, वो उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा आएगा किसी भी गैस के लिए। तो वहां पे कोई गैस को एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि वहां की एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है। तो ये कह रहा है, अब सुनना, गैस मॉलिक्यूल ऑन द मून एस्केप इट्स ग्रेविटी मोर इजीली देन ऑन अर्थ। बोला जा रहा है गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द मून एस्केप इट्स ग्रेविटी मोर इजीली देन ऑन अर्थ। हाँ, क्योंकि मून की कंडीशंस के हिसाब से वहां की जो आरएमएस वेलोसिटी आएगी मून की कंडीशंस के हिसाब से, वो मून की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो इजीली एस्केप कर जाएगी। गैस मॉलिक्यूल ऑन मून एस्केप
इट्स ग्रेविटी मोर इजीली देन ऑन अर्थ। ट्रू है। अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब अर्थ पे ऐसे सूरत हाल नहीं, अर्थ पे ऐसी कंडीशन नहीं, अर्थ पे आरएमएस वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा नहीं है। ऐसा होता ना तो अर्थ की भी सारी गैसेस टाटा बाय बाय बोल के निकल लेती, फिर तो लाइफ फॉर्म ही नहीं होती ना यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि भाई यहाँ पे अपने लिए ऑक्सीजन है, बढ़िया। मून हैज नो एटमॉस्फेयर ड्यू टू इट्स लो एस्केप स्पीड। यस, मून की एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है अर्थ के मुकाबले, तो एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, तो वहां पे आप आरएमएस वेलोसिटी देखोगे तो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा आएगी मून पे। एस्केप वेलोसिटी कम हो जाएगी ना किसी प्लेनेट के लिए, तो उतने ही कम चांसेस हैं कि वहां पे एटमॉस्फेयर होगा। तो ये भी एकदम ट्रू है, मून हैज नो एटमॉस्फेयर ड्यू टू इट्स लो एस्केप स्पीड, ड्यू टू इट्स। तो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है भाई, मून की एस्केप स्पीड कम है, इसीलिए तो गैसेस मून पे इजीली एस्केप कर जाती है एज कंपेयर टू अर्थ। यस सर, तो इसको क्या कर रहा है बेटा, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इजीली एस्केप क्यों कर जाती मून पे अर्थ के मुकाबले, क्योंकि मून की एस्केप वेलोसिटी कम है, वही तो बोल रहा है, वही तो बोल रहा है। क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है साहब, आगे चलते। अच्छा सवाल है, नोट्स में लिखने लायक सवाल है। अगला सवाल है भाई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, देखेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। स्टेटमेंट 1, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन इज कंजर्व, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज नेगेटिव, लीनियर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन इज आल्सो कंजर्व। अरे आराम से बता देंगे, फोड़ फाड़ देंगे इसको, तो फोड़ देंगे एकदम, है ना, आराम से बतला देंगे बेटा, कोई इश्यू नहीं है। बोलिए साहब, बहुत बढ़िया सर। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, ट्रू है। टोटल एनर्जी नेगेटिव है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, माइनस जी m1 m2 बाय 2r, है ना, ठीक है, नेगेटिव है। लीनियर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट्स, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ना 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 ना, बदमाशी ना करिए मैडम, ये सही नहीं है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स, तो आंसर क्या है, स्टेटमेंट 1 है ना, स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ये अपने पास सेकंड स्टेटमेंट मतलब सेकंड आंसर सही है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ये डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 डन हो गया बेटा। आगे चले, हाँ जी साहब, लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल है, अगला सवाल हाजिर हो, कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg ईच एंड सेपरेटेड बाय 1 मीटर इज 9.8 न्यूटन। ओके, हायर द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट, the higher is the abundance of lighter gases in its atmosphere. ठीक है, force of friction arises due to gravitational attraction. The gravitational force of attraction between two bodies of ordinary mass is not noticeable. ओ हो, भारी अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा भैया, अंग्रेजी यूज हो रही बहुत भयंकर इस सवाल में। देखें भाई क्या लगता है आपको, क्या सही है क्या गलत है? ठीक है, मैं हट गया साइड में, आप बताएं क्या सही है क्या स्टेटमेंट सही, फिर अपने पास वो आ रहा है भैया ट्रू फॉल्स। देखो भाई, सबसे पहला तो फॉल्स है, क्यों मैं आपको बताऊं। फोर्स की अगर मैं बात करूं, मासेस 1 kg बोल रहा है ना, मासेस 1 kg और डिस्टेंस 1 स्क्वायर, तो फोर्स तो जी के बराबर आ गया, यानी 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अरे आपने मासेस 1 रख दिया, डिस्टेंस 1 रख दिया, तो फोर्स की वैल्यू तो 9.8 थोड़ा ही आ रही, तो फॉल्स हो गया। एक चीज और, बी सी डी भी, बाकी भी देख लेते पहले। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फॉल्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू, फ्रिक्शन पढ़ा है तो फ्रिक्शन के लिए बताया था ना, इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरलॉकिंग, ड्यू टू द रफनेस एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, ड्यू टू द इंटरलॉकिंग, ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस। ग्रेविटेशन कहां से आ गया, स्पेस में है, तो हाथ रब करेंगे तो क्या फ्रिक्शन नहीं होगा इनके बीच में, होगा ना, सही बात है। तो ये दोनों फॉल्स हो गए। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ ऑर्डिनरी मास इज नॉट नोटिसेबल, ट्रू। ये कह रहा है कि दो ऑर्डिनरी मास मतलब छोटे मोटे मास है भैया, छोटे मोटे मास है, मान लीजिए 2 बॉटल्स है, ये 2 बॉटल्स है। मैं माइक की बैटरी चेक कर लूं यार एक बार, थोड़ी सी कम है, इसको चेंज कर लेंगे अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये 2 मासेस हैं छुटपुट, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच का फोर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आप एक चीज देखो कि मान लो आप यहाँ पे 1 kg और 1 kg के मासेस ले लो, तो फोर्स कितना कम आ रहा है। तो कह रहा है कि ऑर्डिनरी मासेस के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इज नॉट नोटिसेबल, कम है, कम है ना, तो ये ट्रू है। अच्छा आप बोलोगे सर बी स्टेटमेंट, मैं आपको बताता हूं, इसमें सबसे बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड बी स्टेटमेंट ही लगता है, हालांकि यहां पे आप ऑप्शन रिजेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, कहीं आप सोचो कि बी नहीं बता रहे, इन्हीं को ही नहीं आता होगा, समझाता हूं बी क्या है। देखो,
हायर द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी हायर इज द अबंडेंस ऑफ लाइटर गैसेस इन इट्स एटमॉस्फेयर। कह रहा है जिस प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी जितनी ज्यादा है वहां पे लाइटर मासेस वाली गैसेस बहुत भारी मात्रा में होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी कितनी होती है? √3RT/m। तो कोई लाइटर गैस होगी, लाइटर गैस मतलब हल्की गैस होगी साहब, हल्की गैस होगी, लाइटर गैस होगी, उसकी आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा होगी। यस सर, आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा होगी। आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा एस्केप तो नहीं कर पाएगी, कर जाएगी। वो कह रहा ना हायर द वैल्यू, मान लो कोई प्लैनेट है उसकी बहुत ज्यादा एस्केप वेलोसिटी है, तो वहां पे बहुत सारी हल्की गैसेस एग्जिस्ट कर सकती है एटमॉस्फेयर में। हल्की गैसेस मतलब मोलर मास कम है, आरएमएस वैल्यू ज्यादा है। मान लो किसी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी 100 किलोमीटर/सेकंड है, तो अच्छी खासी एस्केप वेलोसिटी, तो आरएमएस वेलोसिटी भी खूब ज्यादा हो सकती है एग्जिस्ट करने के लिए। बस अपने को ये मेक श्योर करना है एटमॉस्फेयर के लिए कि भाई आरएमएस जो एस्केप से ज्यादा ना हो। अब एस्केप बहुत ज्यादा है तो खूब सारी आपकी लाइटर गैसेस एग्जिस्ट कर सकती है। लाइटर गैसेस मतलब ज्यादा आरएमएस वेलोसिटी, तो जितनी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी उतनी ज्यादा आरएमएस वेलोसिटी वाली गैसेस वहां पे एटमॉस्फेयर में रह सकती है। वही तो बोल रहा है, तो एकदम ट्रू है ना। अरे यार क्या प्यारा स्टेटमेंट है। अच्छा, हायर जितनी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा अबंडेंस, उतनी ही ज्यादा अधिक मात्रा में लाइटर गैसेस पाई जाएंगी। हाँ, लाइटर गैस मतलब जिनका आरएमएस ज्यादा, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा आरएमएस वेलोसिटी वाली गैसेस भी पाई जाएंगी, क्योंकि वो एस्केप ही नहीं करेंगी, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी बहुत ज्यादा। गुरुजी फील आ गई ऐसा लिखना, क्वेश्चन नंबर 14 में एकदम फील आ गई मालिक। तो कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? बी और डी, बी एंड डी आर ओनली ट्रू। आप ऑप्शन रिजेक्शन से कैसे कर सकते हैं? ए और सी तो ट्रू नहीं, ए एंड सी आर ट्रू नहीं, ए बी सी आर ट्रू नहीं, ए और सी तो ट्रू नहीं, ए और सी तो ट्रू नहीं, तो आप एस्केप, ये एस्केप बोल रहा हूं, तो आप ऑप्शन रिजेक्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। मैं काम करता हूं, माइक बदल लेता हूं, फटाफट से माइक बदल लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 एक मैच द कॉलम है और देखते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। चूज द करेक्ट आंसर, है ना। देख लो भाई, एक बार आप देख लो, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं? क्लियरली नहीं दिख रहे हैं क्या? मैं बता देता हूं आपको, 1 मिनट। 2g/3 लिखा है, 2g/3 3g/4, 2g/3 3g/4, 2g/3 3g/4 और ये 9g/16 है, कहीं आपको दिख ना रहा हो तो, है ना। 9g/16 चलो बोला जा रहा है यहाँ पे, देखते हैं। 9g/16 पहले आप पॉज करके एक बार चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर लो सवाल को। 9g/16 आप अटेम्प्ट कर लो, अलग अलग पॉइंट्स पे जी की वैल्यू आपने निकालनी, ठीक है। मैं आ रहा हूं यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज देखूंगा कि यार वैल्यू एट अर्थ सेंटर है तो 0 होती है, तो सबसे पहले तो सी 0 होना चाहिए, फर्स्ट सी फर्स्ट से मिलना चाहिए। तो लेट सी कि यहाँ पे ऑप्शंस मैच हो रहे हैं क्या, कोई सी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, सी का थर्ड ऑप्शन रिजेक्शन से डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि पेपर में समय कैसे बचा है। सॉल्व भले ही मैं बाकी भी कर दूंगा, मुझे तो आती है सॉल्व करने, समय बचाने के लिए बता रहा हूं। अच्छा, सीधे देखा अर्थ के सेंटर पर 0 होता है, सी का फर्स्ट सिर्फ एक ऑप्शन में, पेपर में समय बचाओ, बाकी मैं सॉल्व कर देता हूं। वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस, वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ, तो सबसे पहले डेप्थ वाला कर देते हैं। तो जी एट डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर जी इंटू 1 माइनस डेप्थ बाय आर, है ना, यही होता है। यस सर, तो जी इंटू 1 माइनस डेप्थ कितनी होगी, r/3 ना, r/3, और यहाँ पे r से डिवाइड कर दिया। 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो आ गया 2g/3। ये लो आराम से हो गया 2g/3। तो यार बेटा ये तो थर्ड से मैच कर रहा है, 2g/3 है ना, थर्ड से मैच कर रहा है, थर्ड से मैच करता हुआ दिख रहा है। यस सर बिल्कुल, और ये सेकंड से मैच कर जाएगा। अरे हाइट पे निकाल ही सकते हो आराम से। यस सर, तो जी एट हाइट यानी जी डैश बोल लो उसको, कितना होता है सर, वो होता है जी आर स्क्वायर, जी एट सरफेस इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी पुट कर देना बेटा, कितनी बोली, r/3, है ना। समझदार को इशारा काफी, इसको सॉल्व कर लेना। r प्लस r/3 4r/3, 4r/3 का स्क्वायर 16r²/9, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9g/16। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9g/16, ठीक है। तो मैंने पूरा आपके लिए सॉल्व करके दे दिया है। तो ये सेकंड से मैच कर रहा है, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, डन है। हाँ मालिक डन है, देख लो इसको। चलते हैं आगे, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यार ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पे उनकी यूनिट से मैच करना है, ठीक है। मैच कर देंगे। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ऐसे देख लो तो हो गया न्यूटन। यस सर, आर स्क्वायर इधर चला गया मतलब मीटर स्क्वायर, मास इंटू मास केजी स्क्वायर नीचे चला गया, है ना। तो इसका यूनिट आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो सी का मैच हो रहा है सेकंड के साथ।
देखें ऑप्शन रिजेक्शन सी का सेकंड के साथ, सी का सेकंड के साथ, लो भैया ये सही है, ऑप्शन रिजेक्शन सही भी हो गया, बाकी भी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को? सर वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू 1, या वर्क डन पर यूनिट मास, है ना। तो ये क्या हो गया, वर्क डन मतलब जूल और मास यानी केजी, तो जूल पर केजी हो गया। थर्ड ए का थर्ड आ रहा है, बिल्कुल। आप तो समय बचाओ, एक कोई देख के समय बचाओ, ऑप्शन रिजेक्शन, बाकी मैं आपके लिए कर देता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट सेम होती है, आपको मालूम होगा, हमने क्लास में भी देखा। ये सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थर्ड फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, डन है, क्लास में आपने देखा होगा। ठीक है साहब, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल बढ़िया है सर, ये बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है, और ये नीट में बिल्कुल भाई पूछा जा सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है सवाल नीट में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी जा रही है, मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहला है बोला जा रहा है यहाँ पे, वर्क डन इन रेजिंग अ मास m टू अ हाइट h इक्वल्स टू r। मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे पहले ये कौन सा है, ए है ना। वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इज गिवन बाय mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बार। ये फॉर्मूला आपने क्लास में पढ़ा होगा, हाँ सर, आप कहीं से भी पढ़े हो, किसी से भी पढ़े हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है या वर्क डन पूछ सकता है ना। अब यहाँ पे पुट h की वैल्यू आर, वो कह रहा ना खुद ही सर, यहाँ पे तो एक सेकेंड ना, सही एकदम सही, यहाँ पे h की वैल्यू आर है, h की वैल्यू आर पुट कर दो, h की वैल्यू आर पुट कर दो, h की वैल्यू आर पुट कर दी, 1 प्लस h की वैल्यू आर पुट कर दो, r बाय r इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो आ गया mg r बाय 2, mg r बाय 2, ठीक है, क्लियर है, यस सर। तो ये कितना हो गया, mg r बाय 2, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, ए का थर्ड के साथ मिलान हो रहा है, ए का थर्ड के साथ गलत, ए का थर्ड के साथ, एक सेकंड, यहाँ पे ए आएगा, ए आएगा, ए बी सी डी, ए का थर्ड के साथ, एक सेकंड, हाँ देखो ना, ए का थर्ड के साथ नहीं कर रहा गलत, ए का थर्ड के साथ नहीं कर रहा, ए का थर्ड के साथ कर रहा है, ए का थर्ड के साथ कर रहा है, तो ये भी सही, ये भी सही, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब सुनो, अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m एट हाइट h इक्वल्स टू r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मालिक G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r, यही होता है, बिल्कुल साहब यही होता है। अब स्मॉल r की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल R प्लस h, ये तो ऑर्बिटल रेडियस है, यस सर। अब वो खुद कह रहा है कितनी हाइट पे बोला जा रहा है बेटा, h इक्वल्स टू r, कितनी हाइट पे बोला जा रहा है, h इक्वल्स टू r, h इक्वल्स टू r पुट कर दिया तो आ गया g m m बाय h के लिए r पुट कर दिया, r प्लस r इज 2r, 2 इंटू 2 4, तो हो गया 4r। लेकिन सर यहाँ पे तो पिछले, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसमें कैपिटल G और M वो तो है नहीं, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है, सुनना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको पता होगा कि स्मॉल g इक्वल्स टू जी एम बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है, तो जी एम कितना हो गया, स्मॉल जी आर स्क्वायर। यहां से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, पूरी सॉल्विंग हो रही है भैया, सॉल्विंग हो रही बहुत भयंकर। तो जो जीएम की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दी मैंने बेटा, जीएम की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दी सर, ये होगी जी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 4r, है ना, डिवाइडेड बाय 4r, r से r शहीद हो गया, mgr बटे 4, है ना। अभी स्मॉल g इक्वल्स टू जी एम कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, ये इधर से आ गया है ना, सही है ये सर, mgr बाय 4, तो mgr बाय 4 मैचिंग हो रही है बहुत भयंकर, mgr बाय 4 फर्स्ट ऑप्शन, तो बी का फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए, बी का फोर्थ ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन रिजेक्शन के हिसाब से ये सही, बी का फर्स्ट ऑप्शन डन है। तो ऑप्शन रिजेक्शन से तो 2 ही सवाल करके हम पेपर में 4 नंबर फ्री फंड के अपनी जेब में डाल सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्विंग करवा रहा हूं तो यहां पे मैं आपको सॉल्विंग करवा देता हूं, सी की भी और डी की भी, आप भी क्या याद रखोगे, सी और डी की सॉल्विंग करवा देता हूं। बोला जा रहा है डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ 2 सैटेलाइट्स ईच ऑफ मास, यहां पे थोड़ा सा चेंज है, यहां पे आपके पास जो वैल्यूज आई है ना वो थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे 2r और 3r है, मैं इसको ठीक कर देता, आपके पास जो वो आया है ना क्या बोलते हैं DPPI जो भी आई उसमें वैल्यूज है 2r और 3r, तो यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, है ना 2r और 3r। तो डिफरेंस इन एनर्जी, अब एनर्जी नहीं बोला तो मैं तो टोटल एनर्जी मानूंगा, उसने एनर्जी नहीं बोला मैं तो टोटल एनर्जी मानूंगा, है ना, बट वन एट अ हाइट ऑफ स्मॉल h इक्वल्स टू 2r, अनदर एट 3r, है ना। तो अब सुनना, थर्ड की सॉल्विंग हो रही है सी की,
तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई एक की माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, अरे टोटल एनर्जी ये होती ना 2 स्मॉल आर मतलब वही कैपिटल आर प्लस एच, तो कितनी हो गई माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2। एच कितना हो गया बेटा 2 आर प्लस आर 3 आर, यस सर। तो कितना आ गया एक की एनर्जी आ गई माइनस टोटल एनर्जी माइनस जी। हालांकि आपको पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन रिजेक्शन से हो गया, लेकिन यहाँ पे तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना। और दूसरे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी होगी जी एम एम बाय 2 आर प्लस एच, और उसकी एच की वैल्यू कितनी है पता है आपको 3 आर। तो 3 आर प्लस आर इज 4 आर, 4 टू जा 8, ये आ गया 8 आर। सही है, यहां पे मैं ऐसे करके लिख देता हूं 2 इंटू 4 आर, ये आ गया 8 आर। अब आपसे पूछ रहा है डिफरेंस इन एनर्जीज, तो आंसर जो होगा ना वो होगा E1 माइनस E2, मतलब दिस माइनस दिस, तो माइनस जी एम एम बाय 6 आर माइनस ऑफ माइनस जी एम एम बाय 8 आर। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, और यहां पे भी आपको ये प्रक्रिया दोहरानी, जी कैपिटल एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर जब आप पुट करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा एम माइनस एम जी आर बाय 24। अब ये मत बोलना ये कैसे आ गया, अबे एलसीएम ले लेना, इतना तो कर लेना प्रभु, इतना तो कर लोगे ना सॉल्व। हाँ सर, है ना। और कैपिटल जी एम की वैल्यू यहाँ पे जी आर स्क्वायर पुट कर देना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा टकाटक माइनस एम जी आर बाय 24। ठीक है, तो ये आ गया फोर्थ ऑप्शन, ये आ गया फोर्थ ऑप्शन। और बाकी काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, ये भी मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आपका पेट दुखेगा गैस बनेगी, बता देता हूं, ये भी बता देता हूं कि कैसे आया। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम टू हाइट कैपिटल एच इक्वल्स टू आर इफ प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, उसको रेज करना है। तो डी ऑप्शन को कैसे सॉल्व करें, देखो धन्यवाद मत बोलना बेटा, थैंक यू बोल देना कि मैं आपको पूरी सॉल्विंग करवा रहा हूं, जरूरत नहीं है फिर भी, ठीक है। देखो भाई, यहां से यहां पे वो ये हो गया प्लेनेट का मास एम, ये हो गया स्मॉल एम, यहां से मुझे इसको फेंकना है, कितनी हाइट तक लेके जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी इसको, कि मुझे इसको कितनी हाइट तक लेके जाना है प्यारे बच्चों, स्मॉल एच इक्वल्स टू आर, है ना, स्मॉल एच इक्वल्स टू आर। तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सब सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको, सब सॉल्व करवा रहा हूं, हाँ बाय एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। अरे मान लो मैं सिर्फ ये 2 सॉल्व करवा देता और बाकी छोड़ देता, तो कमेंट में बच्चे लिख देते अरे इसको नहीं आता होगा सॉल्व करना इसलिए नहीं करवाया, इसने तो ये सॉल्व ही नहीं करवाया राक्षस ने दो, तो भैया सारा ही सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। हालांकि ऑप्शन रिजेक्शन से हो गया। चलो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, हमने कहा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। आपको बस इसको यहाँ पे रेज करना है, ये लेके जाना है आपको बस, है ना। हाइट h इक्वल्स टू कैपिटल आर तक रेज करना है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना भाई। यस सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी वही तो निकालनी है, ये इनिशियल है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी अर्थ के सरफेस पे माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर, माइनस जी एम एम बाय स्मॉल आर, है ना, ठीक है। और स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, स्मॉल आर मतलब ऑर्बिटल रेडियस, तो यहाँ पे तो ये जब सरफेस पर है तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, यहाँ पे बस मुझे इसको लेके जाना है, ये यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे बस इसको रेज कर रहा है, हवा में उठाना है, इसको घुमाना नहीं ऊपर, रेज करना है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर कितनी हो गई आर प्लस एच, आर प्लस एच। इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस कैपिटल, है ना, समझ गए, हाँ सर, बाय रेडियस कैपिटल आर बराबर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच, कितना हो गया आर के बराबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो पता है कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा आपके पास, ये उधर जाएगा तो सॉल्व होकर आएगा जी एम एम बाय 2 आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे जी एम की वैल्यू पुट करोगे जी आर स्क्वायर, आप चाहो तो वीडियो आगे बढ़ा सकते हो, नहीं देखनी आपको सॉल्विंग तो, बाय 2 आर। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा एम जी आर बाय 2, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा मेरे लाडलो एम जी आर बाय 2। पूरी सॉल्विंग करवाई है हर एक पार्ट की बिना किसी कंजूसी के, बिना किसी कंजूसी के, तो एम जी आर बाय 2 आ गया थर्ड ऑप्शन। हर एक पार्ट सॉल्व करवाया बेटा, थर्ड ऑप्शन है ना, ठीक है। ये देख लो, ये देख लो, पूरी सॉल्विंग हुई है भयानक एकदम, ठीक है। हर एक पार्ट सॉल्व करवाया, आप देख लेना खुद से भी सॉल्व करके देखना बेटा,
उसको आप पॉज कर सकते हो। सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो की, क्योंकि मुझे उसको सिर्फ उठाना है, ऊपर ऊपर उठाऊंगा तो वहां पे तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, वो तो वहां पे बस बैठा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो जाएगी। ठीक है, वही यहाँ पे वही हिसाब किताब, स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी एम कितना हो गया लाड लो, जी आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, देख लो पूरी सॉल्विंग हुई है भैया, हाँ देख लीजिए। ठीक है, पॉज कर लो और देख लो, ये आ गया 3143, 3143 पूरी हुई है सॉल्विंग। पॉज कर लो, मत बोलो धन्यवाद, थैंक यू बोल दो। चलो आगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, आईआईटी जेईई 1983 का सवाल है। लेट्स सी क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट h इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। अभी फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको पिछले सवाल में ही, ए पॉइंट पे फॉर्मूला लिखवाया, जल्दी से इसको पॉज करें और बताएं, जल्दी से इसको पॉज करें और बताएं। यस सर, आपने बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है स्मॉल एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर। ठीक है, तो हो गया एम जी एच, कितना हो गया बेटा, अर्थ की रेडियस के बराबर है ना, आर बाय आर ये वही सेम है जो पीछे सॉल्व किया, आर बाय आर हो गया 1, तो 1 + 1 = 2, तो एम जी आर बटे 2, एम जी आर बटे 2, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। कितना बेसिक सा सवाल है आईटीजे 1983 का। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, आगे चलो। अगला सवाल आईटीजे 1997 का, अभी जेई मेंस के भी आएंगे, डोंट वरी। सवाल है an artificial satellite moving in circular orbit, an artificial satellite moving in circular orbit around earth has total energy E naught, then potential energy is, potential energy कितनी होगी, potential energy कितनी होगी, है ना। देखो भाई, सबको मालूम है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, एक ब्रह्मास्त्र बताता हूं आपको, पता होगा वैसे तो, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक। ये ब्रह्मास्त्र पता है क्या, नहीं पता तो याद रखना है, वैसे नोट्स में आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है क्लास में, है ना। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी तो माइनस इधर भेज दो, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 2 टाइम्स द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है, ई नॉट, तो हो गया 2 ई नॉट, पोटेंशियल एनर्जी हो गया 2 ई नॉट, खत्म, गया, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया। ठीक है, शाबाश है बेटा, शाबाश है, 2 ई नॉट आ गया। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, अगर चाहिए होती तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, डन है बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आईटीजे 2000 का, और ये हमने क्लास में भी डिराइव किया है, जी हाँ हमने क्लास में डिराइव किया है। बोल रहा है, क्लास में डेरिवेशन किया हमने, इन ऑर्डर टू मेक द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू 0 एट द इक्वेटर, पृथ्वी की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ शुड बी। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप ये सवाल से रिलेट तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। आपने ऊपर ऊपर से चैप्टर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, तो आपको कैसे समझ में आएगा, कॉमन सेंस बता, कॉमन सेंस नहीं आएगा ना। अरे जब आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा तो उससे रिलेटेड सवाल से आप रिलेट नहीं कर पाओगे। गारंटी लेता हूं, जिसने क्लास अटेंड करी है ना ग्रेविटेशन की, चाहे कहीं से भी पढ़ाओ, ये इस सवाल से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, इक्वेटर पे जी इफेक्टिव क्या होती है सर, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। हाँ सर, और ये लैम्डा 0 हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है एट इक्वेटर, है ना। तो ये प्रैक्टिस सेशन है मित्र, है प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है ना। तो ये कितना हो गया, जी डैश कितना हो गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0, कॉस स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, तो जी डैश बराबर जी माइनस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब आपको यहां पे जी इफेक्टिव 0 करनी है, खुद ही कह रहा है कि ओमेगा कितनी होनी चाहिए कि जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाए, खुद ही कह रहा ना सवाल में, तो इसको 0 कर दो, 0 बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो उधर चला गया, ओमेगा स्क्वायर आर इज जी, ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, जी बाय आर, है ना। तो ओमेगा कितना हो गया, रूट जी बाय आर। सारी वैल्यूज पुट कर गुरा के जब इसको सॉल्व करोगे, आर की वैल्यू आपको दे रखी 6400 किलोमीटर, पुट कर लेना, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। जी की वैल्यू दे रखी 10, डायरेक्ट इतना तो कर लोगे ना सॉल्विंग, हाँ सर कर लेंगे। जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपके पास ये वैल्यू आएगी,
ये वाली वैल्यू आएगी क्या 1/800 रेडियन। करके देख, इतनी तो वैल्यू पुट कर लेना। जी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब 6400 इंटू 1000, है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/800। क्या आ जाएगा बेटा 1/800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 1/800 अपने पास आंसर आ गया। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल सिर्फ 1997 में पूछा, भाई आईआईटी में भी सवाल रिपीट होते हैं, जेईई मेंस में भी सवाल रिपीट होते हैं। तो ये कई कबार आगे आईआईटी में भी रिपीट हुआ है सवाल, और जेईई मेंस में भी आगे कई सालों में रिपीट हुआ है ना। समझ में आ रही, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आगे चलते हैं। अगला सवाल आईआईटी जेईई 2001 का। ये सारे सवाल देखो, आईआईटी जेईई मेंस के इतने पेपर हो चुके हैं ना भाई, बहुत सवाल है, हजारों सवाल है, हजारों सवाल। लेकिन जो काम के हमारे सवाल है ना नीट रेलेवेंट, सिर्फ हम वही सवाल करते हैं, सिर्फ हम वही सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1 when on earth surface and t2 when taken to a height r above the earth surface where r is the radius of earth, then t2/t1 is सबसे पहले। अच्छा, आप एक बार ट्राई आउट कर लो, इसको पॉज करके मैं साइड में हटता हूं, आप इसको ट्राई आउट करो। मैं हट गया साइड में, देखो फटाफट से देखो भाई, टाइम पीरियड क्या होता है ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/g। तो आप 2π तो कांस्टेंट है, लेंथ चेंज नहीं कर रहे, g चेंज हो जाएगा हाइट पे जाके, तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, ऐसा हम यहां पे बोल सकते हैं लाड लो। अरे यार हाँ सर, बात तो सही है ना, लेंथ तो सेम है, t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। अब मैंने क्या लिखा, सुनिएगा, सुनना बेटा बहुत ध्यान से। अब मैंने क्या लिखा कि t1/t2 रेशियो ले लेता हूं, t1/t2 क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जे, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट है। आप बोलोगे एल कहां गया बेटा, क्योंकि मैं रेशियो लूंगा, लेंथ कांस्टेंट है तो शहीद हो जाएगा। तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, तो t1/t2 पता कितना हो गया √g2/g1। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ तो इसका t1 का g1, t2 का g2, बढ़िया, रूट तो है ही सही। अब t1 कहां है, अर्थ के सरफेस पर, और t2 कहां है, एट हाइट इक्वल्स टू r, एट हाइट इक्वल्स टू r। तो g2 पता है क्या है, g एट हाइट इक्वल्स टू r। तो आपने बोल दिया g2 कितना हो गया सर, g2 हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ इंटू r² डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है भैया जी, ये तो अबे फॉर्मूला है ना, g डैश बराबर gr² बाय r प्लस h। h की वैल्यू कितनी हो गई r, तो ये हो गया r प्लस r का होल स्क्वायर, है ना, r प्लस r 4r, तो हो गया 4r², r प्लस r 2r का स्क्वायर 4r², 4r², r² से r² शहीद हो गया, आ गया g/4। सॉल्व कर लो, g2 की वैल्यू यानी हाइट पर कितनी होगी g/4, और g1 यानी सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी होगी g हो गई, g से g शहीद हो गया, 1/4 का अंडर रूट हो गया 1/2। तो बेटा t1/t2 1/2 आया, तो आपने तो t2/t1 पूछा ना सर, तो t2/t1 क्या हो गया, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा, 2 आंसर आ गया अपने पास, 2 आंसर आ गया, डन है, देख लो। अच्छा तो इजी है, जी का रेशियो लेना है बस, और कुछ नहीं है ना, ध्यान से। ठीक है बेटा, हाँ जी साहब बढ़िया, क्लियर है सर, आगे चले, आगे चल लो यार बेटा, इसको खुद से सॉल्व कर लेना। जेईई मेंस 2017 में क्या पूछा, बोल रहा है द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डिस्टेंस d फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ये तो सर हमारे नीट में भी पूछ चुका है। हाँ जी बिल्कुल साहब, जी का ग्राफ पूछ रहा है, अजी जी का ग्राफ पूछ रहा है, कौन सा ग्राफ सही है, थर्ड ऑप्शन सीधे, फिर ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर तो हमारे नीट में भी पूछा है, बिल्कुल साहब देख लो, ये तुम्हारे नीट में भी पूछा है गुरुदेव। ठीक है बेटा, चलें आगे, हाँ सर लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ओ हो ये बढ़िया सवाल है 2020 का, बच्चे इसमें, मैं आपको बता रहा हूं इसको नोट्स में लिख लेना, बच्चे ने इसमें हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है, ये नीट रेलेवेंट और नीट में भी आ सकता है किसी भी साल, हाँ बहुत ईजी है। वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ दिया है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास स्मॉल 1 एंड स्मॉल 2 हैविंग रेडियस 1 and 2 respectively, the gravitational field with their radial distance is shown below, then find the value of m1 by m2। बहुत प्यारा सा, एक बार मेरे कहने से ना प्लीज आप इसको ट्राई आउट करो तो अच्छा लगेगा मुझे, ना पैसा लगे ना खर्चा लगे, आप इसको ट्राई आउट करो तो मुझे अच्छा लगे।
ठीक है, ये रेडियस जब 1 है आप समझ जाओ बस, अब आप एक बार देख लो, फिर मैं आ रहा हूं इसको सॉल्व करने। हाँ भाई, फिर मैं आ रहा हूं इसको सॉल्व करने। हो गया, पॉज कर लो, देख लो यार। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस स्मॉल आर। सर ये स्ट्रेट लाइन ऐसा, ये तो सॉलिड स्फीयर के लिए लग रहा है, ये सॉलिड स्फीयर के लिए, ये सॉलिड स्फीयर के लिए, ग्राफ किसके लिए? हाँ सर, ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे और आप बहुत हंसी खुशी सवाल सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप बिना पढ़े अटेंड कर रहे हो तो आप बस ऐसे बोले ये क्या करवा रहा है सॉल्व, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा चैप्टर पढ़ के आएगा तो तू रिलेट कर पाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, क्या आपको पता है कि सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सरफेस पर, हाँ सर सरफेस पर, वो तो मैक्सिमम होता है। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहां पे सिर्फ और सिर्फ। तो सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है एट सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर, वो क्या होता है? सर तो माइनस होता है। अरे भाई मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जी इंटू उसका मास डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है सरफेस पर? यस सर। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप देखो सबसे पहले तो ये किसके लिए? जिसकी रेडियस 1 है, जिसकी रेडियस 1 है उसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है? 2 है। तो मैंने बोला फॉर स्फीयर 1, मैंने लिखा फॉर स्फीयर 1 जी या ई की वैल्यू जो होगी, ई की वैल्यू वो कितनी होगी? E1 वो कितनी होगी सरफेस पर? आप देखो ना सरफेस पर कितनी होती है? मैक्सिमम होती है सर सरफेस पर। देखो रेडियस 1 पे वैल्यू कितनी आई? 2। कितनी आई? 2 आई। तो हो गया जी इंटू मास हो गया m1 पहले वाले का मास हो गया m1 बाय रेडियस कितनी होगी? 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्फीयर 2 के लिए सॉल्व करें। फॉर स्फीयर 2, यस सर, फॉर स्फीयर 2 E2 ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बेटा? सर जब रेडियस 2 हो गई, सरफेस पर देख रहे तो वैल्यू 3 आ रही, रेडियस 2 है तो वैल्यू 3 आ रही, कितनी आ गई? 3 इज इक्वल्स टू जी, मास कितना हो गया? m2 डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी होगी? 2। बहुत प्यारा सवाल है, रेडियस होगी 2 का स्क्वायर। देख लो पहले, आप आराम से देख लो ये ग्राफ, अगर आपको याद हो, ये ग्राफ अगर आपको याद हो तो सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए जब स्मॉल r इक्वल्स टू रेडियस होता है तो जो e की वैल्यू होती है ना मुन्ना, जो e की वैल्यू होती है ना बेटा, वो कितनी होती है? सर g इंटू मास डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी याद होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये स्फीयर 1 की जिसकी रेडियस देखो m1 m2 स्फीयर 1 स्फीयर 2 रेडियस 1 रेडियस 2, तो जब रेडियस 1 है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 2 है। जब रेडियस 2 है तो मास 2 मतलब स्फीयर 2 उसके लिए वैल्यू कितनी? 3। अब आप रेशियो ले लो, अब आप रेशियो ले लो और कुछ मत करो, रेशियो ले लो। तो टेकिंग रेशियोस यहां पे मैं लिख देता हूं 2 इक्वल्स टू जी m1 बाय रेडियस 1 का स्क्वायर 1 आ गया है ना, और 3 इक्वल्स टू जी m2 बाय रेडियस 2 का स्क्वायर यहां पे आ गया 4। तो रेशियो ले लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 2, रेशियो ले लीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए 2/3, 2/3 इक्वल्स टू, देखो ये आ गया gm1/1 और ये ऊपर चला गया ना, तो ऊपर जाके, हाँ सर रेशियो लेना, टेकिंग रेशियोस, पूरा लिख देता हूं नहीं तो पेट दुखेगा। नाउ टेकिंग रेशियोस है ना, रेशियो ले लिए दोनों इक्वेशंस के। तो gm1/1 ये ऊपर गया उल्टा हो गया 4/gm2, जी से जी शहीद हो गया, 2 2 जा 4, 2 नीचे आ गया 1 बाय कितना आ गया 2 3 जा 6, 1/6 इक्वल्स टू m1/m2। ठीक है दोस्त, कितना हो गया m1/m2 कितना आ गया 1/6। बहुत प्यारा सवाल है, जानबूझ के लाया हूं मैं ये सवाल आपके लिए, खास आपके लिए। एक बार आप खुद से करके देखिएगा और समझना, आप ये तभी समझ पाओगे ना जब आपको एक ग्राफ समझ में आता होगा। तो ये हो गया, मैं बना भी देता हूं आपको, बता भी देता हूं। ये जो है ना जिसकी रेडियस 1 है वो स्फीयर 1 है, ये वाला हो गया, ये हो गया स्फीयर 1 के लिए, और ये जिसकी रेडियस 2 ये हो गया स्फीयर 2 के लिए। तो आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, g इंटू मास बाय रेडियस को स्क्वायर, है ना। 2 बार फॉर्मूला लगाया फॉर स्फीयर 1 फॉर स्फीयर 2 और उनका ले लिया रेशियो। फील आई क्वेश्चन नंबर 23 में जरूर से लिखेगा सर फील आ गई। अब आपको लगेगा सर तो बहुत टफ है, नहीं, आपको टफ लग रहा है इसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए टफ होगा, नहीं है टफ, ये नीट रेलेवेंट है, हाईली नीट रेलेवेंट सवाल है ये। नीट में जब ऐसा सवाल आ जाए तो हम बोलेंगे अरे हाय है, नीट का लेवल बढ़ गया, है ना। ये नीट रेलेवेंट सवाल है, इसीलिए लाया हूं, सोच समझ के लाया हूं। क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं, लप्पू सा सवाल है,
आराम से हो गया सॉल्व। देख लो, पॉज कर लो और मैं चलूंगा अब आगे। इजाजत दीजिए आगे चलने की प्लीज। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल। अरे सर, पिछले सवाल के मुकाबले सवाल एकदम लप्पू है। जेईई मेन 2019 का सवाल, ये स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर बेस्ड है। इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड सन इज एंगुलर मोमेंटम इज कैपिटल L, है ना, देन इट्स एरियल वेलोसिटी इज। ये तो आपको फॉर्मूला लिखवाया जाता है भाई डायरेक्ट। जेईई मेन 2019 में पूछा था क्वेश्चन नंबर 24। ये तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एरियल वेलोसिटी पता है क्या होता है? da/dt। और ये कितना होता है? क्लास में हमने इसको लिखवाया है L/2m, याद किया ये सर, इसको याद रखना। da/dt इज L/2m, यही एरियल वेलोसिटी होता है। कौन? da/dt। याद है? याद है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करिए तो याद होगा। da/dt इज L/2m, है ना। और नहीं याद है तो अब याद रखना इसको। एरियल वेलोसिटी, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज L/2m, वो कांस्टेंट होता है। और ये नहीं कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। कौन सा लॉ है? केपलर का दूसरा लॉ, L/2m। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जेईई मेन 2020। लेट्स सी क्या पूछ रहा है इस सवाल में। बोला जा रहा है अ बॉडी इज मूविंग इन अ लो, सिर्फ पढ़ने में टफ सवाल है। इन अ लो ऑर्बिट, लो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट अ प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। लो ऑर्बिट मतलब लो ऑल्टीट्यूड, कम हाइट पे। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी r इटसेल्फ। खुद ही ने बोल, इससे ज्यादा कुछ आसान होगा? खुद ही ने बोल दिया कि ऑर्बिटल रेडियस को कैपिटल R ले लो। देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ दिस बॉडी इन द ऑर्बिट टू द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट इज। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का रेशियो आपने बतलाना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द प्लेनेट का रेशियो आपने बतलाना है। चलिए शाबाश, सॉल्व कर लीजिए। बहुत इजी सवाल, आराम से हल होने वाला सवाल बताएंगे। हो गया। देखो भाई, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? लो ऑर्बिट है, लो ऑर्बिट के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल ये होता है √gm/, ऑर्बिटल रेडियस, है ना, ऑर्बिटल रेडियस। ये स्मॉल r क्या होता है? माले की होता है ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है ना साहब, ये होता है ऑर्बिटल रेडियस। अब वो खुद ही कह रहा है कि आप वो इतना लो एल्टीट्यूड, लो ऑर्बिट है, लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट है, कि आप उसकी ऑर्बिटल रेडियस कैपिटल R ही ले लो। तो भाई जब वो खुद बोल रहा है तो मैं क्यों मना करूं? लो। और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लेनेट कितना होता है? सर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लेनेट होता है √2gm/ रेडियस ऑफ अर्थ। बस इनका रेशियो तो लेना है। नाउ आंसर कितना हो गया? v ऑर्बिटल बाय v एस्केप, इन दोनों का रेशियो। v ऑर्बिटल बाय v एस्केप, है ना, इन दोनों का रेशियो आपने लेना है। इन दोनों का रेशियो तो कितना हो गया सर? √gm/R डिवाइडेड बाय √2gm/R। सब कुछ शहीद हो गया बेटा, देखो ध्यान से। हाँ हाँ हाँ, √gm/r शहीद हो गया तो क्या बचा? 1/√2। अरे बाप रे बाप, अरे gm/r शहीद हो गया, 1/√2 बचा, 1/√2 बचा। gm/r शहीद हो गया, कितना आ गया? 1/√2। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज रूट, है ना, √2। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया सर, बिल्कुल एकदम इजी सवाल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 at height r/2 from surface of earth. It is equal to g1 at a depth, it is again equal to g at depth आएगा, ये आएगा। It is again equal to g at depth d below the surface of the earth. The ratio d/r is। कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इक्वल्स टू r/2 किसके बराबर है? इट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो d/r का रेशियो क्या होगा? d/r का रेशियो क्या होगा? ये भी एक उसी का PYQ में से है, जेईई मेंस का PYQ ही है, जेईई मेंस का PYQ है। आप मेरे को बता दें यहाँ पे क्या आंसर आएगा। कोशिश कर लें सॉल्व करने की, कोशिश कर लीजिए बेटा जी सॉल्व करने की, फटाफट से, खटाखट से। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ईयर याद नहीं मेरे को, जेईई मेंस का PYQ है भी। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, वो ये बोल रहा है g एट हाइट, है ना, सॉल्यूशन देखें, g एट हाइट इक्वल्स टू g एट डेप्थ। ठीक है बॉस, g एट हाइट इक्वल्स टू g एट डेप्थ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से लिख दीजिए, मजा आ रहा है, एकदम लाइव वाली फील आ रही है। सीधे बैठ जाइए, मक्कारी मत करिए,
ध्यान से देखिए, खुद से मैं हट गया, पॉज करके खुद से सॉल्व कर लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। हाइट पर कितना होता है सर? ये होता है जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यस सर। डेप्थ पर कितना होता है? जी, ये जेड सरफेस इंटू 1 माइनस डी बाय आर। अब होगी सॉल्विंग, बहुत भयंकर सॉल्विंग। जी से जी शहीद हो गया। एच की वैल्यू कितनी बोली बेटा? सर एच की वैल्यू बोली आर बाय 2। ठीक है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच के लिए पुट कर दो आर बाय 2, इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस डी बाय आर। नाउ मूविंग अहेड, हम बोलेंगे यहाँ पे आर प्लस आर बाय 2 इज 3 आर बाय 2, है ना? आर 1 प्लस 1 बाय 2 इज 3 बाय 2, आर प्लस आर बाय 2 इज 3 आर बाय 2, तो हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आर बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ सर समझ गए, 1 माइनस डी बाय आर। तो ये हो गया आर स्क्वायर बाय 3 आर बाय 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 आर स्क्वायर बाय 4। यस सर, अरे हाँ समझ गए, 1 माइनस डी बाय आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर शहीद हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 बाय 4 इज 4 बाय 9, 4 बाय 9 इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाय आर। तो डी बाय आर कितना हो गया बेटा? डी बाय आर कितना हो गया सर? डी बाय आर हो गया 1 माइनस 4 बाय 9, यानी कि 5 बाय 9, यानी कि 5 बाय 9, है ना? 5 बाय 9 अपने पास आंसर आ चुका है, 5 बाय 9 अपने पास आंसर आ चुका है लाड लो। ठीक, तो सर ये तो कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसे तो हमारी नीट में भी आते हैं। हाँ तो आते हैं ना नीट में, से तो हमने क्लास में भी किए। हाइट पे और डेप्थ पे सेम है, डेप्थ का फॉर्मूला लगा दो, हाइट का फॉर्मूला लगा दो, हाइट को पुट कर दो, वैल्यू सॉल्व कर दो, 3 बाय 2 का स्क्वायर 9 बाय 4। अभी आर स्क्वायर शहीद हो गया, 9 बाय 4 ऊपर गया तो 4 बाय 9, ये डी माइनस डी बार इधर आके प्लस हो गया, 1 माइनस 4 बाय 9 5 बाय 9। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो कितना इजी है? अगले सवाल पे चलो भैया। वही क्या, ओहो हो, ये जो सवाल है, अय हाय हाय हाय, जेई मेंस 2021 का सवाल। ये सवाल मैंने क्लास में भी करवाया, आपने पता आपको? जेई मेंस 2021 का सवाल देख के बच्चा हैरान परेशान, बोले मैं ऐसी कैलकुलेशन कैसे करूंगा? वेट ऑफ बॉडी एट पोल इज 49 न्यूटन, द वेट ऑफ सेम बॉडी एट इक्वेटर विल बी। और ये सर इतने गंदे अंदे ऑप्शन है, इसे हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? सॉल्व करना ही नहीं है, दिमाग चलाना है, लॉजिक लगाना है, जय लॉजिक। लॉजिक लगाएं, आंसर पाए, जय लॉजिक। समझ में आ पा रही बात? समझ में आ पा रही बात? देखो भाई, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये वाले माइक की तो बैटरी है, आप इसको सॉल्व करो तब तक। बढ़िया से मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। समय बज चुका है 12:01, तारीख लग गई है आपकी 18 तारीख। चलो भाई करो, कुछ भी नहीं है यार। देखो यार, आप मेरे को एक बात बताओ कि आपको याद है कि अर्थ थोड़ी सी हल्की सी इक्वेटर पे उसकी हल्की सी रेडियस ज्यादा होती है। हाँ सर, हल्की सी इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है, चौड़ी होती है ना इक्वेटर पे रेडियस 21 किलोमीटर, थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब रेडियस ज्यादा होती है तो जी कम होती है। जी कैसी होती है? यहाँ पे कम होती है इक्वेटर पे। और पोल पे, पोल की अगर मैं बात करूं, और ये बात करूं मैं इक्वेटर की, और ये बात करूं इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, अर्थ ऐसी थोड़ी सी पिच की हुई है, ऐसे बीच में से इक्वेटर से चौड़ी है, रेडियस ज्यादा है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है और पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना बॉस? अब देखो, जी की वैल्यू ज्यादा है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे थोड़ी कम है, तो अगर जी की वैल्यू कम है तो वेट भी कम होगा, इक्वेटर पे वेट भी कम होगा। पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा पोल पे, है ना? तो अब वो ये बोल रहा है कि पोल पे वेट अगर 49 है तो इक्वेटर पे कितना होगा? तो भाई पोल पे वेट ज्यादा है, क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है, क्लास में पढ़ा है, सही है? तो वेट अगर पोल पे ज्यादा है तो इक्वेटर पे तो वेट कम होना चाहिए। तो अगर पोल पे वेट है 49 न्यूटन का, अगर पोल पे वेट है 49 न्यूटन का, तो इक्वेटर पे तो उससे कम होना चाहिए 49 से। 49 से कम सिर्फ मुझे यही ऑप्शन दिख रहा है, 49 से ज्यादा, ये 49 से 49 स्वयं नहीं। अगर इक्वेटर पे 49 है तो, सॉरी, पोल पे 49 है तो इक्वेटर पे कम होगा, 49 से कम, एक ही ऑप्शन है, 48.83 आ गया। 49 भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे कम होगा, ये 49 से ज्यादा है, 49 से कम, एक ही ऑप्शन। ऐसे सॉल्विंग होती है बेटा। मामा मिया, क्या सवाल है सर, इसको नोट्स में जरूर लिखिएगा। हालांकि मैंने तो एक क्लास में करवा रखा है ये वाला सवाल, बच्चों को याद होगा। हाँ सर याद आ गया सर, है ना? पोल पे जी ज्यादा, पोल पे वेट ज्यादा, मैंने तो क्लास में ये भी डिस्कस किया था। आप बताना, मैं आपसे पूछता हूं कि सोने की दुकान है पोल पे भी और इक्वेटर पे भी,
किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। और जरूर से कमेंट में मेरे को बताना, सर पूछो सर, एक सोने की दुकान है पोल पे और एक है इक्वेटर पे, दोनों ही जगह पे आप सोना खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। अगर हमें प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, पैसा ही पैसा होगा, प्रॉफिट कमाना है, तो कहां से खरीदें और कहां पे बेचें? पोल पे खरीदें, इक्वेटर पे बेचें, कि इक्वेटर पे खरीद के पोल पे बेच दें? पोल पे खरीद के पोल पे बेच देंगे तो थोड़ी कुछ होगा, इक्वेटर पे खरीद के इक्वेटर पे बेच देंगे तो दुकानदार बोलेगा पगला वगला है क्या? तो आप मुझे कमेंट में बताना, अगर पैसा कमाना है तो कहां से खरीदा जाए गोल्ड और कहां पे बेचा जाए, बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ सर, ये तो हो गया डन। अगला सवाल हाजिर हो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। इट इज फ्रॉम जेईई मेंस 2022। सवाल है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज आर, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज आर, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ बिकम्स 3 आर। केपलर का तीसरा सिद्धांत, तीसरा नियम। चलिए बताएं, सॉल्व करें और बताएं। जेईई मेंस 2022 का सवाल, हाईली नीट रेलेवेंट, किसी भी साल नीट में एक्सपेक्टेड है, किसी भी साल। एग्जैक्ट तो नीट का पेपर क्या आएगा कोई नहीं बता सकता, ठीक है। क्या लगता है? अरे सर बहुत इजी है, केपलर का थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, क्या आपको पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब? हाँ हाँ पता है ना सर, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बस इसी को लगाएंगे तो अप्लाइंग है ना, तो इसको अप्लाई कर देंगे तो एक बार T1 एक बार T2, क्योंकि डिस्टेंस आप चेंज करें ना, एक बार R1 एक बार R2, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, रेशियो लिया है R1/R2 का होल क्यूब। अब वैसे जो अपना प्रेजेंट सन और अर्थ का डिस्टेंस, उस हिसाब से अपना जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड सन वो 1 साल है, 1 ईयर है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर डिस्टेंस अगर 3 गुना हो गया, अगर अभी डिस्टेंस R है प्रेजेंट में और डिस्टेंस अगर 3 गुना हो गया, 3R हो गया, तो 1 साल का ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं। अभी फिलहाल डिस्टेंस इसने बोला R है, अगर डिस्टेंस 3R हो जाएगा तो अभी फिलहाल 1 साल का ड्यूरेशन 1 ईयर है, और अगर 3R हो गया तो ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, उसको T2 रहने दो। तो आप यहां पे इसकी सॉल्विंग करो, समझ गए? डिस्टेंस R है तो साल का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 1 ईयर है, डिस्टेंस 3R हो गया तो कितना होगा? T2। तो आप यहां पे देखो 1 ईयर बाय T2 का होल स्क्वायर बराबर R/3R का क्यूब, R/3R का क्यूब, तो ये तो शहीद हो गया, 1/3 का क्यूब हो गया 1/27। तो ये कितना हो गया दोस्तों? सर ये तो स्क्वायर है, अंडर रूट ले लो, ये हो गया अंडर रूट, उधर हो गया 1/√27, 27 का अंडर रूट, सर 9 × 3, 3√3, 3√3, बस हो गया खेल खत्म। T2 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3√2 × 1 3√2 ईयर, ये 3√2 थोड़ी होगा भैया, 3√3 होगा ना भैया, 3√3 होगा, 3√3, 27 का अंडर रूट 3√3, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया कितना? 27 का अंडर रूट हो गया 3√3, तो आंसर आ गया 3√3 ईयर्स। शेर, ठीक है। घर वाले बोलेंगे पगला गया है, रात को 12 बजे शेर शेर चिल्ला रहा है। फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते बावला हो गया है हमारा लड़का। चलो देखो कितना हो गया, 3√3, 3√3, ठीक है, आया समझ में? अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, ठीक है। बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हाजिर हो। अगला सवाल है प्यारे बच्चों, जेईई मेंस, सर ये 2028 का जेईई मेंस है क्या? जी, जेईई मेंस 28 जनवरी, शिफ्ट टू ईयर पता नहीं कौन सा ईयर है, जो भी होगा। अर्थ हैज 8 times the mass and 2 times the radius that of a planet. एस्केप वेलोसिटी अर्थ से इतनी है तो एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट से कितनी होगी, आप मुझे बतलाएं। आप सॉल्व करो भाई। अरे यार हाईली नीट रेलेवेंट सवाल, ऐसे तो हमने क्लास में कितने सवाल कर करके छोड़ दिए ना जाने, है ना। चलो भाई देखो, बताओ 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 क्या आंसर आएगा, आराम से हो जाएगा। अरे सर एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करना किसे नहीं आता है, किसे नहीं आता है, किसे नहीं आता है एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करना? सर एस्केप वेलोसिटी होता है √2gm/r, है ना, √2gm, यही होता है। हाँ सर, अब एस्केप वेलोसिटी कंपेयर करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लैनेट, कंपैरिजन ही तो करना ना दादा,
कि अर्थ का इतना है तो प्लेनेट का कितना होगा, तो कर लेंगे। तो बेस्ट तरीका है कंपेयर करने का रेशियो लेना, सिंपल। हाँ सर, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद अभी तो वो भी अपने पास 5 सवाल किसके, नीट वाले, है ना। फ्रॉम प्लेनेट इज, फ्रॉम, देखो भाई एक एक सवाल की सॉल्विंग हुई है। अंडर रूट 2 टाइम्स जी, अर्थ के लिए देख रहे हो तो मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ, और प्लेनेट के लिए देख रहे हो तो हो जाएगा 2 टाइम्स जी मास ऑफ प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2g से 2g तो शहीद हो गया, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ, एक बड़ा सा अंडर रूट बना देता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ एम ई बाय आर ई, और ये ऊपर जाएगा हिसाब किताब, हाँ हाँ सर, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट बाय मास ऑफ प्लैनेट, है ना। ये तो एज इट इज रहा एम ई बाय आर, ये ऊपर जाके उल्टा हो गया आरपी बाय एमपी। बस, अब कुछ नहीं। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि अर्थ का जो मास है वो प्लेनेट के मास का 8 गुना है, अर्थ का जो मास है वो प्लेनेट के मास का 8 गुना है, और अर्थ का जो रेडियस है वो प्लेनेट के रेडियस का 2 गुना है। ठीक है, आरपी बाय एमपी, एमपी से एमपी, आरपी से आरपी शहीद हो गया। 8/2 इज 4, 4 का अंडर रूट इज 2, देखो वो आ गया। तो कितना आ गया, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ बाय एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज 2, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बाय एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लेनेट इक्वल्स टू 2, तो डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 11.2 कितना हो गया अपने पास सर, आ गया 5.6, तो 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ये उधर चला गया, 2 नीचे आ गया, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम प्लेनेट। बोलो बेटा, तेरा ध्यान किधर है, फिजिक्स वाला इधर है, क्लियर है, यस, अरे बोलो, डन है, डन है बेटा। हाँ सर कर लेंगे सर, रेशियो रेशियो लेना, खेल लेंगे सर, काहे टेंशन लेते हो इतना आधी रात में काहे टेंशन लेते हो, कर लेंगे सर, आता है रेशियो रेशियो लेना। अर्थ का मास प्लेनेट के मास का 8 गुना है, अर्थ का रेडियस प्लेनेट के रेडियस का 2 गुना है ना, कर लेंगे सर, सब टेंशन ना लो। अब अगला सवाल जो आ रहा है ना, बहुत ही प्यारा सवाल आ रहा है सर, एकदम बहुत तीखा सवाल लगाओ ना, मैंने कहा लो भाई तीखा, ओ हो, ओ गुरु ठोको ताली, ओ पापा जी, जेई मेंस 2025 अभी अभी, हाँ जनवरी अटेम्प्ट, अभी अप्रैल अटेम्प्ट आया, बस जनवरी अटेम्प्ट का सवाल है, लो कर लो बात। सर क्या है, नीट रेलेवेंट है, 100% नीट रेलेवेंट है, 100% नीट रेलेवेंट है। ठीक है, चलो सवाल है, इसके बाद 5 नीट पीवाईक्यू। A satellite of mass m/2 is revolving around Earth in circular orbit at a height r/3 from Earth's surface. Angular momentum of the satellite is इतना, capital M under root G capital M capital R by X. The value of X is where capital M R the mass and radius of Earth, G is gravitation constant. हिम्मत है, हे हिम्मत आएगा, हे हिम्मत, खतरों के खिलाड़ी, लो खतरों के खिलाड़ी, हे हिम्मत है दम तो करके दिखाओ मुझे। जेई मेन 2025 का सवाल है, नीट रेलेवेंट सवाल है, और नीट में किसी भी साल ऐसा सवाल आ सकता है, कभी उठा के 2015 2016 के नीट के पेपर देखना, मजा आ जाएगा आपको, आपको लगेगा ये नीट के सन की बुड्ढे ने पेपर बनाया है, ऐसा बहुत बढ़िया सवाल थे। 3-4 सवाल तो अच्छे 3-4-5 सवाल तो अच्छे डालेगा कि नहीं डालेगा वो जेई में, उसमें नीट में, है ना बेटा। चलो भाई, एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो हाँ सर ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सर, होता है मास इंटू वेलोसिटी mv इंटू आर, mvr, है ना, सही बात है। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या चीजें चाहिए बेटा, यहाँ पे अपने को वेलोसिटी चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट ही तो है ना, और आर चाहिए ऑर्बिटल रेडियस, ये ऑर्बिटल रेडियस है। चलो भाई, ऑर्बिटल रेडियस, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, मास कितना हो गया m/2, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम बाय ऑर्बिटल रेडियस, समझ में आ पा रही बात, ठीक है। और ये स्वयं में ऑर्बिटल रेडियस है ही सही, तो आर बाय रूट आर कितनी हो गई, अरे आर डिवाइड बाय रूट आर हो गया, तो हो गया m/2 अंडर रूट, ये हो गया जी इंटू एम, और ये कितना हो गया आर बाय रूट आर हो गया रूट आर, ठीक है, आर बाय रूट आर, समझ आ पा रही बात, आर बाय रूट आर हो गया रूट आर, सही है। अब सारी वैल्यूज पुट करो आप, कितना हो गया ऑर्बिटल रेडियस, कितना हो गया सर, ऑर्बिटल रेडियस हो गया, ऑर्बिटल रेडियस होता है आर प्लस एच, और यहाँ पे हाइट कितनी है r/3 के बराबर, एक मिनट, हाइट कितनी है r/3 के बराबर, r प्लस r/3 इज
4r/3, r+r/3 इज 4r/3 है। तो ऑर्बिटल रेडियस आ गया अपने पास, ठीक है। ऑर्बिटल रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस हाइट, हाइट दी r/3, 4r/3। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो, कितना हो गया? m/2 √g m इंटू √4r/3, है ना। थोड़ा इसको बड़ा करके लिख देते, हो गया बस सॉल्व। सर इतनी सी सॉल्व है, माहौल तो इतना ज्यादा बना दिया आपने। अरे कुछ भी नहीं है, फालतू की बात है, ठीक है। ये इंटू है, ये इंटू है, ठीक है। अब देखो मजे की बात, 4 का अंडर रूट होता है 2, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 4 का अंडर रूट 2 इस 2 से शहीद हो गया। तो क्या आया आपके पास? सर ये आया m इंटू अंडर रूट m इंटू अंडर रूट में, ये दोनों रूट में तो सब इसको रूट में ही ले लो ना, एक ही छत के नीचे ले लो। m बाहर है, ये रूट तो एक ही रूट में ले लो। g m, ये रूट के अंदर है r/3। देखो वो आ गया, कंपेयर करो, m रूट g m r x3, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू तो ओए होए होए बोलना सर क्या सवाल था, क्या सवाल था, मामा मिया क्या सवाल था सर, मजा आ गया सर। तो ये ही x की वैल्यू है और ये x की वैल्यू होगी 3। बोल देना सर, अरे सर कहां ज्यादा टफ है सर, इतना इजी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेकिन mvr, अच्छा ये v वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल रेडियस r होगी, ऑर्बिटल v होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी r होगी, ऑर्बिटल रेडियस ऑर्बिटल, है ना, r/√r हो गया, रूट है ना, r कितना हो गया? 4r/3। पुट किया, सॉल्व किया, ये x की वैल्यू आ गई 3। ओए होए होए होए, बढ़िया सवाल, बेहतरीन सा सवाल सर। लिख देना सर, फील आ गई सर, मजा ही आ गया सर, क्या तो सवाल करा दिया सर, ओ हो क्या पिक्चर दिखा दी गुरुजी, क्या पिक्चर दिखा दी। नोट्स में लिख लेना, ठीक है। बढ़िया सवाल जेईई मेंस 2025 का। आगे बढ़ते हैं 5 अपने PYQs। अरे सर ये तो बड़ा काफी देखा सा PYQ है, यस, कि मान लो कोई बॉडी घूम रही है एलिप्टिकल पाथ में, ABC 3 पॉइंट्स हैं, काइनेटिक एनर्जीज कंपेयर करनी है। बच्चे अब ना, बच्चे इतने खतरनाक बच्चे स्केल लेके बैठ जाते हैं, बोले ये जो बी की वैल्यू आ रही ना सर, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो वैल्यू 6, सर ये जो वैल्यू ना 8 है, सर ये छोटी हो। अरे भाई स्केल से मत नापो, आपको पता है कि ऑर्बिटल रेडियस में ये सबसे कम होता है, ये r मिनिमम होता है ना, और ये r मैक्सिमम होता है। ऐसे मत बोलना ये छोटा है, ये अरे नहीं भाई, वो छोटा बड़ा डायग्राम में ऐसा लग रहा है, रियलिटी में a से छोटा कोई डिस्टेंस नहीं होता, है ना, और इससे बड़ी कोई डिस्टेंस नहीं होगी। तो b की भी ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना सन से, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। b वाली जो डिस्टेंस होगी वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच की होगी। आप समझ गए? ये विजिबल है क्या? अरे हाँ सर समझ गए सर, ये मिनिमम है, मैक्सिमम बीच की वैल्यू, ये मिनिमम है वैल्यू, ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, और ये बीच की डिस्टेंस है। ये वैल्यू जो डिस्टेंस आएगी बीच की आएगी। अच्छा, जहां डिस्टेंस मिनिमम वहां स्पीड मैक्सिमम, जहां स्पीड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहां डिस्टेंस मैक्सिमम वहां स्पीड मिनिमम, वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो यहां पे डिस्टेंस मिनिमम, स्पीड मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जहां डिस्टेंस मैक्सिमम, स्पीड मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो सर ये बीच की ही रहेगी, ये डिस्टेंस भी बीच का रहेगा, स्पीड भी बीच का रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बीच का रहेगा। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ए पे, फिर ये बीच की वैल्यू, बी से बीच की वैल्यू, ठीक है, और मजाक कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, और ये सबसे कम हो गई मिनिमम सी। तो आंसर अपने पास आया ABC। खेल लो KBC, के ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी। समझ गए? स्केल लेके मत बैठना है, कम है, डिस्टेंस सबसे कम, स्पीड सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। डिस्टेंस सबसे ज्यादा, स्पीड सबसे कम, काइनेटिक एनर्जी सबसे कम, सबसे ज्यादा सबसे कम, ए सबसे ज्यादा, सी सबसे कम, और बी बीच में, ठीक है, ठीक है मालिक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, ओ हो ये भी बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है, दम है तो करके दिखाओ। ये भी खतरों के खिलाड़ी वाले सवाल से कम थोड़ा ही, ये भी खतरों के खिलाड़ी वाले से थोड़ी, वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। बोल रहा है a satellite is orbiting just above the surface of earth with period t, if d is the density of earth, g is the universal constant, then quantity 3 pi by gd। ये बढ़िया सवाल है, और ये भी होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए ये सवाल, है ना। हाँ साहब, ये सवाल ना नोट्स में सवाल होना ही चाहिए, ठीक है। एक बार करके देखो, किया होगा वैसे, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा इसको। सर सबसे पहले तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है। सर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर बात हो रही है किसकी, टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर, अभी हम यहाँ पे ना सर्कुलर पाथ मानेंगे,
सर्कुलर पाथ मानेंगे क्योंकि अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो डिस्टेंस हो गया एक सर्कुलर पाथ में, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 2 पाई आर, और स्पीड ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है रूट जी एम बाय आर, है ना, रूट जी एम बाय आर। अब हमें पता हमने क्लास में इसको डिराइव किया है, तो क्या 2 पाई आर बाय रूट आर, ये रूट आर ऊपर चला गया तो हो गया आर रूट आर और नीचे आ गया रूट जी एम। ठीक है मित्रों, ठीक है मित्रों, ये सर वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। मैं तो डायरेक्ट बोल दूं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, भाई मैं पूरा सॉल्विंग कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। हाँ सर, या रूट आर ऊपर चला गया। अब सुनो, अब ये हो गया 2 पाई आर रूट आर मतलब आर की पावर 3/2, और ये हो गया रूट जी एम। ओके, अब यहां पे आपको दे रखा सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ऑर्बिटल रेडियस जो होगी वो अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हाइट बहुत कम है ना, तो ऑर्बिटल रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर की पावर 3/2 बाय रूट जी एम। अब यहाँ पे कुछ डेंसिटी वेंसिटी का बोल रहा है, ठीक है ना, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो। अब यहां पे नाउ डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या लिख दिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो गया प्लैनेट का 4/3 पाई आर क्यूब। बस अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी 2 पाई आर की पावर 3/2 बाय अंडर रूट ऑफ जी। मास की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां पे देख लो मास की जगह क्या पुट कर दिया, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सिंपल स्टेप वाइज चल रहा है, आप रिलेट कर पाएंगे इससे अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक चक्कर में डिस्टेंस कितना 2 पाई आर, ऑर्बिटल स्पीड रूट आर ऊपर चला गया, ऑर्बिटल रेडियस कैपिटल आर के बराबर हो गई। ठीक है, मास को लिख दिया। ये अच्छा सवाल है, खतरों के खिलाड़ी मतलब यार भाई बढ़िया सवाल है, हल्का फुल्का सवाल नहीं, हल्का फुल्का सवाल नहीं है। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते, तो आंसर आ गया अपने पास t इक्वल्स टू 2 पाई आर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आर क्यूब और ये इसका जो रूट है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सबसे पहले तो 2 पाई क्योंकि आर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी डी 4/3 पाई, और ये आर क्यूब का अंडर रूट हो गया आर की पावर 3/2, अंडर रूट मतलब पावर 1/2 तो हो गया आर की पावर 3/2। आर की पावर 3/2 से आर की पावर 3/2 क्या हो गया बेटा, शहीद हो गया। अपने को निकालना है यहाँ पे, ठीक है ओके। अब देखो, अब यहाँ पे एक काम और करते हैं, 4 का जो अंडर रूट है, 4 का जो अंडर रूट है वो गया 2, बाहर निकाल लो। 4 का जो अंडर रूट है वो होता है 2, और ये हो गया जी डी पाई बाय 3, है ना, तो 2 से 2 शहीद हो गया। अब आप देखो एक चीज मजे की, ये उल्टा हो जाएगा ऊपर जाके, पाई इंटू उल्टा हो जाएगा ना ऊपर जाके 3/g पाई, सही है। ये सर ये कितना आ गया, टी के बराबर आ गया, कितना आ गया टी के। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कितना आ गया टी स्क्वायर, स्क्वायर कर दो टी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई का स्क्वायर इंटू ये अंडर रूट उड़ गया, स्क्वायर कर दिया तो जी डी पाई। एक बार और समझा दूंगा, तो कितना हो गया 3 पाई बाय जी डी। 3 बढ़िया सवाल है, हाँ ये आ गया 3 पाई बाय जी डी, कितना आ गया टी स्क्वायर के बराबर आ गया बच्चों। हो क्या सवाल है, टी स्क्वायर के बराबर, बढ़िया सवाल है। ये मैं सवाल स्किप भी कर सकता था, लेकिन भाई जब अच्छे अच्छे अपन सवाल सॉल्व कर ही रहे हैं पीवाई क्यूज, तो क्या प्रॉब्लम है भाई सॉल्व करने में, थोड़ा सा दिमाग ही तो लग रहा है, दिमाग लगाने की तो पैसे हैं बेटा, इसी बात के तो पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। यहां तक समझ, मास की जगह आपने लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने क्या किया, आर का क्यूब उसका अंडर रूट है तो हो गया आर की पावर 3/2, शहीद हो गया। ये अब आप देखना 4 का अंडर रूट हो गया 2, 2 से 2 शहीद हो गया। अभी ऊपर जाके उल्टा हो गया 3/g पाई, टी के बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आंसर आ गया। वो यही तो कह रहा है कि 3 पाई बाय जी डी क्या रिप्रेजेंट करता है, रूट टी 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 स्क्वायर टी क्यूब, क्या आ गया टी स्क्वायर। खुद से करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्यारे बच्चों में आपकी गिनती, आपको ये सवाल खुद से सॉल्व करना है, खुद से रफ कॉपी में, जी हाँ, और आप कमेंट में लिखोगे सर हमने ये वाला सवाल खुद से सॉल्व किया है, खुद से कर लिया सर ये सॉल्व, लिखना कमेंट में, मैं पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 सर खुद से सॉल्व किया, खतरों के खिलाड़ी वाला, और ये भी हमने खुद से सॉल्व कर लिया सर 30, लिखना सर हमने क्वेश्चन नंबर 30 एंड 32 सर खुद से रफ कॉपी में सॉल्व कर लिया। देखो आपका कॉन्फिडेंस कहां से कहां पहुंचेगा। ठीक है,
अरे सर ठीक है सर, थैंक यू मत बोलो यार, थैंक यू मत बोलो, धन्यवाद बोल दो। ठीक है, ये हो गया सर, बढ़िया। चले आगे। 2010 में एक सवाल पूछा गया था, पता नहीं, मेरे को नहीं पता है वीडियो 1.5 घंटे से कितनी बड़ी बनेगी, मैं तो बस इसको रिकॉर्ड किए जा रहा हूं। ठीक है, चलो भाई इधर देखो। खैर, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास टू ट्रांसफर इट फ्रॉम सर्कुलर ऑर्बिट R1 टू अनदर R2। आपको याद रखना है इसका आंसर डायरेक्ट। अगर आपको ऑर्बिट चेंज करने हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑर्बिट इज, ये हमने क्लास में भी किया है, ये स्टैंडर्ड सवाल है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑर्बिट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑर्बिट क्या होता है पता है आपको? फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी, है ना? ये टोटल एनर्जी है, हाँ ठीक है। इधर देखो, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया -Gmm/2 टाइम्स दी ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस फाइनल कितना हो गया? R2 माइनस इनिशियली, अरे पहले R1 इनिशियल है, R2 फाइनल है, इनिशियली -Gmm/2 टाइम्स दी ऑर्बिटल रेडियस पहले R1 है। कितना आ गया सर? -Gmm/2 R2 माइनस माइनस प्लस Gmm/2 R1। क्या कॉमन लोगे? आप कॉमन ले लो, एक काम करो, Gmm/2 कॉमन ले लो, तो आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। ये आंसर बेटा अपने पास आ गया। Gmm/2 1/R1 माइनस 1/R2, एकदम सही फॉर्मूला हमने लगाया है। टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल, जी हाँ याद रखना, एकदम सही है ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी होता है। -13.6 EV, -3.4 EV, ऑर्बिटल चेंज करना है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाना, -13.6 से -3.4, तो कितनी एनर्जी चाहिए होती है फाइनल? -3.4 माइनस इनिशियल -13.6, कितना आता है? -3.4 प्लस 13.6, 10.2 EV। अरे सर केमिस्ट्री भी पता आपको? अरे कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो? तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द ऑर्बिट इज फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। और ये किसका फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी होती है Gmm/2R, पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gmm/ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gmm/, टोटल एनर्जी होती है -Gmm/2 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस। तो क्या हो गया यहां पे? हाँ सर, ये आ गया ना सर आंसर, बढ़िया। अगला सवाल हाजिर हो, बोला जा रहा है with what velocity should a particle be projected so that its height becomes equal to the radius of earth। इसका डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है AIPMT 2001, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मुन्ना। क्या? बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता रहा हूं, एक फॉर्मूला V बराबर √2GH डिवाइडेड बाय 1 + h/r। क्या खास है इसमें? इसको नोट्स में लिख लेना इस फॉर्मूले को, हालांकि मैंने लिखवाया क्लास नोट्स में, है ना? तो किसी ने अगर ये फॉर्मूला नहीं देखा हो तो याद रखना। सर क्या खास है इसमें? बता दूं, ग्रेविटेशन के सवालों में अगर आप v स्पीड से फेंक रहे हो तो h हाइट तक जाएगा, या फिर अगर ग्रेविटेशन के सवालों में आप h हाइट से छोड़ रहे हो तो जमीन से टकराते वक्त रफ्तार ही हो जाएगी। ये एक फॉर्मूला, एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने। अगर आप v स्पीड से किसी चीज को फेंक रहे हो, ये काइनेमेटिक्स वाला नहीं, उसमें तो खाली √2g, ये ग्रेविटेशन वाला सवाल है, वहां की बात हो रही है। अगर आप v स्पीड से फेंक रहे हो तो कितनी हाइट तक जाएगा? इतनी हाइट तक जाएगा। और अगर आप h हाइट से छोड़ रहे हो, उसमें भी एक तो एक केस हो गया इस फॉर्मूले के लिए, आप यूज कर सकते हो उसको, दो जगह यूज कर सकते हो। v स्पीड से फेंका, कितनी हाइट तक जाएगा? h हाइट तक जाएगा, सॉल्व कर लेना। और दूसरे केस में आप इसको यूज कर सकते हो कि अगर आपने किसी बॉडी को ग्रेविटेशन के सवाल में h हाइट से छोड़ा है तो टकराते वक्त जमीन से कितनी रफ्तार होगी। बोला जा रहा अगर मुझे इसकी हाइट कितनी करनी है, अर्थ के रेडियस के बराबर करनी है, तो कितनी स्पीड से फेंकू? कुछ मत करो, इसमें पुट कर दो, खेल खत्म, पैसा हजम, सवाल हो गया झमाझम। h की वैल्यू कितनी हो गई यार? अरे h की वैल्यू कितनी हो गई यार? 1 + r/r, r/r तो 1 हो गया, 1 + 1 = 2, तो हो गया √2gr डिवाइडेड बाय 1 + 1 = 2, 2 से 2 शहीद, √gr है। सर धोखा हो गया, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा, क्या गलत सलत फॉर्मूला बता दिया। अरे रुक जा भाई, g का वैल्यू क्या होता है? g का वैल्यू होता है √g, अरे g का वैल्यू क्या होता है? Gm/r²। g का वैल्यू पुट कर दिया यार, ओ हो कितना आ गया? अरे g का वैल्यू हो गया ना Gm/r², √Gm/r। वाह क्या सीन है,
ये फॉर्मूला बहुत काम का है बेटा, याद रखना। सर कहाँ का यूज कर सकते? ग्रेविटेशन के सवाल में v स्पीड से फेंका है तो h हाइट निकाल लिए तो भी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, और ग्रेविटेशन के सवाल में h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया तो जमीन से टकराते वक्त ये रफ्तार होगी, उसमें भी यूज हो जाएगा। वाह, कुछ समझ में आएगा? यस सर, बस वैल्यूज पुट की हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। डन हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, फॉर अ सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, इफ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, एस्केप वेलोसिटी विल बी। समझदार को इशारा काफी पता है, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसी भी एंगल पे फेंको एस्केप वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, 11 है तो 11 ही रहेगी, 60 पे फेंको, 600 पे फेंको, किसी पे भी फेंको, मास ऑफ बॉडी और प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी के इंडिपेंडेंट होता है, तो 11 ही आएगा। ये हो गया भैया। ओए होए होए होए, ग्रेविटेशन का मामा मिया, क्या क्या रिवीजन हुआ सर, क्या तो बढ़िया बढ़िया सवाल। प्लीज मजा आया तो प्लीज लिखेगा कि सर मजा आ गया, फील आ गई, बताइएगा कि आपने खतरों के खिलाड़ी वाले सवाल खुद से सॉल्व कर लिए, खुद से रफ कॉपी में लिखेगा, कमेंट में लिखेगा मजा आ गया, एकदम लाइव वाली फील आ गई। और बताना मुझे पोल पे खरीदे इक्वेटर पे बेचे, इक्वेटर पे खरीद के पोल पे बेचना है, कहां पे पैसे कमाए जाएंगे और कहां पे पैसे गवाए जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का ये ऑसम सा सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा फॉर ग्रेविटेशन। और इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलूंगा अगले सेशन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय कितना हो गया? रात का बज गया है डॉट, एकदम बज गया है भैया जी 12:30, एकदम 12:30 बज चुका है, और मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। ठीक है बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टाटा, टेक केयर, शुभ रात्रि, और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। थैंक यू प्यारे बच्चों।